हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है? तो आइए बेटा, आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं अपना लेक्चर नंबर 3। तो चैप्टर नंबर 1 चल रहा है। चैप्टर नंबर 1 के अंदर अपन लोगों ने स्टार्टिंग पहला वाला जो लेक्चर था उसमें तो थोड़ा इंट्रोडक्शन के बारे में बात की थी और पेपर पैटर्न के बारे में बात की थी। बच्चे, जब भी पढ़ना है पेपर पैटर्न को हमेशा ध्यान में रख के करना है। कई सारे टॉपिक आईसीएआई ने ऐसे भी दिए हैं जो बहुत ज्यादा कंटेंट दे रखा है, लेकिन तुम लोग को पता है कि अभी के पेपर पैटर्न के हिसाब से 4 नंबर से ज्यादा का सवाल नहीं बन सकता। तो जब सवाल इतना नहीं बन सकता तो अपने को 8 पॉइंट से ज्यादा कभी भी याद नहीं करना है। आइडियली जो आईसीआई की मार्किंग स्कीम है उसमें 1.1 मार्क इस तरीके से रहता है, लेकिन कई बार जब आईसीआई बोलता है कि यार हमने कंटेंट इतना सारा दे दिया है तो बच्चे को 2 पॉइंट लिखने चाहिए 1 नंबर के लिए। तो मतलब क्या हुआ? मैक्सिमम मार्क्स कितने का आ सकता है? 4 मार्क्स का आ सकता है। मैक्सिमम मैक्सिमम कभी भी लिखना है तो कितना लिखना है सर? इंटू 2 कर लो। 8 पॉइंट्स अपने को लिखने हैं। और ये भी रेयरली होता है। जो हमने लास्ट 6-7 क्वेश्चन पेपर देखे ना, उसमें एक सवाल या मैक्सिमम 2 सवाल ऐसे होते हैं जिसमें आईसीआई डबल द मार्क्स है वो आपसे एक्सपेक्ट करता है पॉइंट, उसके अलावा नहीं करता। तो सुनो, अपने को भी एग्जाम के साथ से जब फोकस करेंगे स्टडीज को उतना ही पढ़ना है। पढ़ेंगे पूरा ही, लेकिन याद उतना ही करना है। तो आओ स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर नंबर 1, नेचर, ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। ठीक है, और इसका चैप्टर लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम क्या क्या कर चुके हैं सर? हमारा इंट्रोडक्शन हो चुका है, ठीक है, ओरिजिन हो चुका है, मीनिंग हो चुका है और इंटरडिसिप्लिनरी हो चुका है। ये हमारे फर्स्ट लेक्चर के अंदर ही हो चुका है। उसके बाद हमने सेकंड लेक्चर में क्या कर लिया सर? हमने ऑब्जेक्टिव्स कर लिए, हमने स्कोप कर लिया, ठीक है। और आज हम यहां से स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये जो दोनों थे ये हमने किए लेक्चर नंबर 2 के अंदर, ठीक है। यहां तक कवर हो चुका है। आओ आगे चलते हैं। क्या आज अब सर टारगेट वारगेट मत सेट करो, ठीक है। इनहेरेंट लिमिटेशंस अगेन सुपरस्टार टॉपिक है। हर बार आया है किसी ना किसी, चाहे 1 नंबर के लिए आए तो हर बार आया है। एंगेजमेंट क्या होता है, बेनिफिट वगैरह क्या होते हैं, ये सारे जो नीचे वाले दिख रहे हैं ना, ये बहुत छोटे छोटे एक एक लाइन 2-2 लाइन के टॉपिक्स हैं। तो टॉपिक जरूर है, कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जब पढ़ेंगे तब आएंगे। मैक्सिमम कितने हैं? 15। ये मैं हर बार आपको क्यों बोलता हूं? क्योंकि जब भी आप कोई चैप्टर स्टार्ट करोगे ना बेटा, तो आपको क्या है, आपको चैप्टर का एक स्कोप पता होना चाहिए, चैप्टर का दायरा पता होना चाहिए कि हाँ मैं पढ़ने बैठा हूं, एक साथ 15 टॉपिक है, एक साथ मैंने 5 कर लिए, फिर 5 कर लिए, फिर 5 कर लिए। इस तरीके से आपके दिमाग में भी एक माइंड मैप बनना चाहिए कि इस चैप्टर को मैं ऐसे हैंडल करने वाला हूं। आओ करें स्टार्ट आज का लेक्चर। तैयार हो? तैयार हो उसका क्या मतलब है भाई? खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। बैठ के नहीं पढ़ना है, बैठ के पढ़ने से नींद आएगी, ठीक है। गद्दे वद्दे पे एकदम लेट के नहीं पढ़ना है, खड़े हो जाओ। साथ में नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। नया टॉपिक स्टार्ट होगा मतलब क्या है, पहले टॉपिक को अपन बड़े शांत दिमाग से समझेंगे। हो सकता है आपके दिमाग में कोई सवाल आ रहा हो शुरुआत में ही, लेकिन ड्यूरिंग द टॉपिक, सिर्फ मैं चार्ट्स की बात कर रहा हूं, आईसीआई भी नहीं, ड्यूरिंग द चार्ट्स आपका हो सकता है वो डाउट सॉल्व हो जाए। लेकिन जैसे डाउट आता है एक बार उसको लिख लो कहीं भी, और सॉल्व हो गया तो काट देना, नहीं तो आपके पास डाउट इंजन की फैसिलिटी है ही। प्लीज पुट अप द डाउट्स, आई एम देयर टू हेल्प यू आउट ओवर देयर। क्लियर है? कोई तकलीफ नहीं है। आ जाओ, क्या पढ़ रहे हैं सर? हम पढ़ रहे हैं इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। ये क्या है सर? ऑडिट जो हमारा सब्जेक्ट है, एक बार ऑडिट की डेफिनेशन वापस से रिवाइज कर लेते हैं। ऑडिट की डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा कि सर ऑडिट एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन होती है किसी भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की। क्या तुम पूरा आगे का बोल पा रहे हो? ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ द financial information of any entity, whether profit oriented or not, irrespective of its size or legal form. And when such an examination is conducted, what is the view, the main aim of audit kya hai beta? The view is to express an opinion thereon. Thereon का मतलब उस financial independent examination पे financial information की, उस पे आपका एक opinion express करवाना है। ये है अपना audit का काम। तो अब ऑडिट का जो हमारा सब्जेक्ट है ना, उसमें कुछ भी कर लो। देखो कोई भी चीज है ना 100%
ठीक है, नहीं होती। वही हमने कल भी पढ़ा था सर, एब्सोल्यूट अश्योरेंस तो नहीं हो सकता है, रीजनेबल अश्योरेंस ही हो सकता है। तो ऑडिट जो हमारा सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट के अंदर भी पूरा का पूरा अश्योरेंस अगर आप बोलो कि एक गलती भी नहीं है, ठीक है, नो, ऐसा नहीं हो सकता। हमारे ऑडिट सब्जेक्ट के अंदर क्या है, हमारे ऑडिट सब्जेक्ट के अंदर भी है लिमिटेशन। क्या है बेटा? लिमिटेशन। और ये लिमिटेशन जो है ना, वो इनहेरेंट है। इनहेरेंट है कि मतलब सर आप साम दाम दंड भेद कुछ लगा लो, जितनी हिम्मत है जितनी बुद्धि है सब लगा लो, लेकिन ये लिमिटेशंस को आप इस सब्जेक्ट में से नहीं निकाल सकते। मतलब जब भी ऑडिट होगी ये दिक्कतें रह सकती हैं, जरूरी नहीं है रहेंगी ही, लेकिन ये दिक्कतें रह सकती है, इसीलिए इसको दिमाग में रखना है। और इनफैक्ट पता है तुमको, जब तुम प्रैक्टिकल लाइफ में ऑडिट करने जाओगे तो ये ही चीजें हैं जो तुम्हें बचाती भी हैं। कैसे बचाएंगी, क्या है ये सब, आओ पढ़ लेते हैं। तो ऑडिटर, एक ऑडिटर is not expected to reduce the audit risk to zero। पहला हमारा, ठीक है, आया, ये हमारी पहली इनहेरेंट लिमिटेशन है। क्या? कि एक ऑडिटर से क्या उम्मीद नहीं की जा सकती। उम्मीद कौन करेगा ऑडिटर से? उम्मीद कौन करेगा ऑडिटर से? उम्मीद जिसने ऑडिटर को रखा है, ठीक है। जो भी इंटेंडेड यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ऑडिटर से उम्मीद नहीं कर सकते। प्लीज, क्या तुम लोग के हाइलाइटर्स रेडी हैं? वो तो अभी आईसीआई में चाहिएंगे, लेकिन वो पोस्ट-इट्स जो हैं, जो स्टिकी नोट्स हैं, जहां पे हम लिख रहे हैं चीजों के बारे में, तुमको लगता है अभी लग रहा होगा ना सर ये तो समझ में आ गया, इसमें क्यों लिखना है? फिर भी लिख लो बेटा, फिर भी लिखो, क्योंकि आज जब मैं हूं तुम्हारे सामने, ठीक है सर, आप तो आगे भी रिकॉर्डेड में रहोगे, लेकिन हम टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। तो आज समझ में आ गया, हो सकता है आगे जब हम रिवाइज करें इतनी चीजें दिमाग में एक साथ आ जाएं तो पजल अप हो जाता है, कंफ्यूज हो सकते हो। तो ये चीजों को लिख लो। क्या है कि ऑडिटर से कौन उम्मीद नहीं कर सकता? ऑडिटर से इंटेंडेड यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट उम्मीद नहीं कर सकते। देखो मैं फिर बता रहा हूं, अभी स्टार्टिंग है, धीरे चल रहे हैं अपन लोग, बहुत धीरे। हाँ हाँ, ये धीरे ही है। तो तुम लोगों को आदत पड़नी चाहिए लिखने की। मैं शुरुआत वाले चैप्टर, अपने अभी ये लेक्चर्स चल रहे हैं, मैं तुम लोग को लिखना कैसे है वो सिखा रहा हूं अपने खुद के नोट्स के लिए, ताकि एग्जाम में आपको ऑडिट से कभी भी डर लगेगा ही नहीं। तो क्या लिखेंगे? ऑडिटर से इंटेंडेड, इंटेंडेड यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या तुम्हें पता है क्या इंटेंडेड यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन कौन है? अभी तो पता होगा ना यार, ठीक है। सर ये कौन है? सर ये शेयर होल्डर है, ठीक है। सर ये एम्प्लॉय भी हो सकता है, सर ये गवर्नमेंट भी हो सकती है, सर ये रेगुलेटरी अथॉरिटीज भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है जो आपके एफएस देख रहे हैं, ठीक है, कोई भी हो सकता है। ऑडिटर से इंटेंडेड यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या नहीं कर सकते? उम्मीद, शायद सही लिखा है, एक्सपेक्टेशन क्या नहीं कर सकते? एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते। एक्सपेक्टेशन किस बात की एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते हैं? टू दोज अगेन हु डोंट अंडरस्टैंड हिंदी, व्हाट आई हैव रिटन हियर, फ्रॉम ऑडिटर द इंटेंडेड यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन नॉट एक्सपेक्ट, कैन नॉट, उनसे वो उम्मीद ही नहीं कर सकते। कैन नॉट एक्सपेक्ट, व्हाट दे कैन नॉट एक्सपेक्ट? द फर्स्ट इनहेरेंट लिमिटेशन व्हिच इज कि दे आर नॉट एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस। पहला एक्सपेक्टेशन क्या है बेटा? पहला एक्सपेक्टेशन हमारा है कि सर ये उम्मीद नहीं कर सकते कि ऑडिटर रिड्यूस कर देगा ऑडिट के रिस्क को जीरो। अब इसमें कई सारी चीजें हैं। एक चीज है ऑडिट का रिस्क, क्या जीरो नहीं कर सकते? ऑडिट के रिस्क को एकदम रिस्क जीरो नहीं कर सकते। कौन सा रिस्क? रिस्क बेटा दो तरीके के हो सकते हैं। किसके लिए? एक क्लाइंट के लिए रिस्क हो सकता है, जो मैनेजमेंट है, जिस एंटिटी के हम ऑडिट कर रहे हैं उनके लिए भी। अब व्यापार है, तुम लोगों ने बिजनेस स्टडीज पढ़ी है, बिजनेस स्टडी में तुम लोगों ने पढ़ा है कि रिस्क होएगा, बिजनेस है तो रिस्क होएगा ही। रिस्क इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ बिजनेस, बिना रिस्क के रिवॉर्ड नहीं मिल सकते, ठीक है, सुना है ना तुम लोगों ने ये।
तो ये उस क्लाइंट का रिस्क है कि सर मैं व्यापार कर रहा हूं, हो सकता है मेरा माल नहीं बिके, मेरा माल खराब हो जाए, चोरी हो जाए, कोई फ्रॉड वगैरह हो जाए मेरे से। कितने सारे रिस्क होते हैं एक व्यापार के लिए। हम वो बिजनेस रिस्क की बात नहीं कर रहे। व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? वी आर टॉकिंग अबाउट ऑडिट का रिस्क। ये किसका रिस्क होगा सर? ये ऑडिटर की नजर से रिस्क देखो आप, कि ऑडिट गलत हो जाए। ऑडिटर का क्या रिस्क है कि ऑडिट गलत हो जाए, और इस पे आगे के चैप्टर्स में हम इस ऑडिट रिस्क के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में भी पढ़ने वाले हैं। तो जो ऑडिट का रिस्क है, बिजनेस के रिस्क की बात नहीं हो रही है। ऑडिट के रिस्क को जीरो नहीं कर सकते, कम करने की कोशिश करेगा। जितना बढ़िया ऑडिटर, उसके लिए ऑडिट के रिस्क उतने कम होंगे, लेकिन ऑडिट के रिस्क एकदम जीरो नहीं हो सकता, कम करने की कोशिश करेंगे। तो ये ऑडिटर से उम्मीद भी नहीं कर सकता, जो इंटेंडेड यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ऑडिटर से उम्मीद भी नहीं कर सकता कि ये ऑडिटर मेरे को 1 रुपए की भी रिस्क नहीं चाहिए। तेरे को पैसे दे रहे हैं ना हम लोग, तो सारी चीजें चेक कर, 10 बार 100 बार चेक कर, लेकिन 1 रुपए का भी अगर कुछ भी गड़बड़ मिली ना तो तेरे को तो भाई उड़ा देंगे। ऐसा नहीं चल सकता। ऑडिट का रिस्क जीरो कभी भी, चाहे कितना ही होशियार, कितना ही शानदार ऑडिटर क्यों ना हो, उसके पास कितने रिसोर्सेस क्यों ना हो, वो ऑडिट के रिस्क को जीरो नहीं कर सकता। तो क्या आपको पहला इनहेरेंट लिमिटेशन याद आया? याद हो गया? क्या उम्मीद नहीं कर सकते? टू रिड्यूस क्या? ऑडिट रिस्क। कौन सा रिस्क? ऑडिट रिस्क। टू भैया जीरो नहीं कर सकते, कम से कम करने की हम कोशिश जरूर करेंगे। तुम लोग को एक आगे की चीज बता दूं क्या अभी? क्योंकि मैंने तुम लोग को बताया था कि यार आगे के टॉपिक में मैं तुमको ऑडिट रिस्क के बारे में बताऊंगा, ठीक है? तो ये टॉपिक आगे आएगा। ऑडिट रिस्क होता क्या है सर, ठीक है? इसके अंदर आता है सर गड़बड़ी होने का रिस्क है, रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट। मिसस्टेटमेंट गड़बड़ी, छोटी मोटी गड़बड़ियां तो अपने को कभी नाटक होता ही नहीं है ना, कि यार ओहो 1 रुपए की 2 रुपए की गड़बड़ी होगी, उसका कभी नहीं है। हमेशा वी आर कंसर्न विथ मटीरियल मिसस्टेटमेंट। जरूरी है क्या कि मटीरियल मिसस्टेटमेंट होके रहेगी? नहीं सर, जरूरी नहीं है, जनरली हो जाती है, लेकिन जरूरी है क्या कि एकदम कि मटेरियल स्टेटमेंट तो होगी नहीं? ये भी इस बात का भी क्या है, रिस्क है कि सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमारे ऑडिट करने से पहले गड़बड़ी थी, और छोटी मोटी नहीं, मटेरियल गड़बड़ी थी, ठीक है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गड़बड़ी थी जिसको ऑडिटर ढूंढ नहीं पाया। डिटेक्ट नहीं कर पाया, डिटेक्शन रिस्क, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट जिसको मल्टीप्लाई बाय डिटेक्शन रिस्क, जिसको ऑडिटर डिटेक्ट ही नहीं कर पाया। ओहो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक ऑडिटर से उम्मीद क्या होती है कि भैया ठीक है, हम मैनेजमेंट है, हमने अपना सारा काम कर लिया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह बना के दे दिया, लेकिन हम भी इंसान है, गड़बड़ी हो सकती है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गड़बड़ी है, ऑडिटर अब तू ऑडिट कर ले, और कोई गड़बड़ी है, ठीक है, एरर है, तो हमें बता दे। अगर कोई भी नॉर्मल सी चीज है, बिल्कुल एरर ही है, फ्रॉड नहीं, एरर ही है, तो हम उसको ठीक कर लेंगे, ठीक है? उस बात को ऑडिटर भी ढूंढ नहीं पाया, यानी ऑडिट हमारी गलत हो गई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गड़बड़ियां थी और मैनेजमेंट तो ढूंढ नहीं पाया, ठीक है? ऑडिटर भी डिटेक्ट नहीं कर पाया। यही होता है बेटा ऑडिट का रिस्क, ठीक है? आगे के चैप्टर्स में इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये वाला एक्स्ट्रा ज्ञान है, तुमको अभी नहीं भी समझ में आए ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? आगे अपन पढ़ेंगे। तो पहला हमको समझ में आ गया सर कि ऑडिटर इज नॉट एक्सपेक्टेड, प्लीज रिपीट, ये रिपीट करने वाला टाइम है। एक बार देख के बोलो, अपनी आवाज निकालो। तुम लोग वापस से खड़े हो जाओ, फिर बैठ जाते हैं, थक जाते हैं हम लोग। खड़े हो वापस से। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं क्यों बोलूंगा तुम लोग को? मेरे को नहीं पता है क्या कि तुम मेरे से अभी लाइव नहीं हो, रिकॉर्डिंग में मेरे को तुम देख रहे हो, नहीं भी खड़े होगे तो मुझे क्या पता लगेगा? सुनो, नहीं पता लगेगा, ठीक है, लेकिन रिजल्ट पे तो पता लगेगा ना। ये कुछ चीजें होती है जो आगे धीरे धीरे आपको एज अ थ्योरी सब्जेक्ट, ठीक है, आपका इंटरेस्ट कम होता जाएगा। लेकिन 100 नंबर का सब्जेक्ट है, इंटरेस्ट क्या करेगा? पास होना है ना, शानदार नंबर से पास होना है ना। सब्जेक्ट इजी है, लेकिन अगर समझ में आए, अगर तुम नींद में नहीं रहो, ठीक है, तुम बोलते रहो, ये कुछ छोटी छोटी चीजें करके इसमें अड़ो नहीं ना यार। सीधी सीधी बात है, हर चीज में क्यों टीचर से अड़ना है? मैं तो नहीं करूंगा, क्या कर लोगे? अरे क्या, मैं क्या कर लूंगा? आओ, हो जाओ, स्टैंड अप, स्टैंड अप, स्टैंड अप।
ऑडिटर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू, रिपीट बोल रहे हो ना, ऑडिटर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू। क्यों बोल्ड में लिख रहा हूं? क्योंकि आईसीआई के लिए कीवर्ड्स होते हैं ये। आईसीआई के क्या है ये कीवर्ड जिसके नंबर मिलते हैं। पहला, ऑडिटर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस द ऑडिट रिस्क टू जीरो। जीरो नहीं कर सकते सर, कम करने की कोशिश करेगा। जितना अच्छा ऑडिटर उसके लिए ऑडिट रिस्क उतनी कम होगी, ठीक है, लेकिन वो जीरो नहीं कर सकता। ठीक है भाई साहब, पहला वाला तो हमारे बच्चों को अच्छे से याद हो गया है। दूसरा क्या है? ऑडिटर कैनॉट ऑब्टेन, क्या ऑब्टेन नहीं कर सकता सर? एब्सोल्यूट अश्योरेंस ऑब्टेन नहीं कर सकता। ये बात तो सर हमें पहले ही पता थी, कल हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट पढ़े थे, है ना? क्या तुम लोग को ऑब्जेक्टिव याद है? पक्का? द ऑडिटर क्या है ऑब्जेक्टिव? टू ऑब्टेन याद आ गया? टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, thereby providing the auditor, क्या प्रोवाइड कर रहा है कि भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट एप्लीकेबल एफआरएफ के हिसाब से बनाए, फिर रिपोर्ट और कम्युनिकेट कर देंगे हम उसको। दूसरा तो हमारा दूसरा क्या है ये लिमिटेशन कि भैया एब्सोल्यूट एश्योरेंस तो नहीं ही होगा। क्या नहीं होगा? एब्सोल्यूट एश्योरेंस तो नहीं ही होगा। कैनॉट ऑब्टेन एब्सोल्यूट अश्योरेंस। भैया एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं हो सकता, इसीलिए तो 100% अश्योरेंस, जिसको गारंटी भी बोलते हैं, ये नहीं हो सकता। दैट्स व्हाई वी टेक रीजनेबल अश्योरेंस, है ना? वी मतलब ऑडिटर, वी ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस। हम क्या ऑब्टेन करते हैं भाई? रीजनेबल अश्योरेंस हम ऑब्टेन कर लेते हैं। ये तुम लोग को लिखोगे तभी ये चीजें तुम्हारे दिमाग में सेट होंगी। तो दो इनहेरेंट लिमिटेशन समझ में आ गई। पहला क्या? ऑडिटर से एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते टू रिड्यूस द ऑडिट रिस्क टू जीरो। एंड दूसरा क्या? ऑडिटर कैन नॉट ऑब्टेन एब्सोल्यूट अश्योरेंस। क्लियर? क्लियर? ओके। दैट किस बात का? एब्सोल्यूट अश्योरेंस। अश्योरेंस बेटा हमेशा एक ही चीज का होता है। अश्योरेंस जो है वो हमेशा किसका होता है? वही एफएस एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड या एरर। ये सारी चीजें अश्योरेंस के साथ होती है। रीजनेबल अश्योरेंस के आगे भी यही लाइनें चली थी, अश्योरेंस वर्ड के आगे तो यही लाइन। अश्योरेंस एक ही चीज का कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, और मटेरियल मिसस्टेटमेंट हमेशा किसकी वजह से होगा? फ्रॉड या एरर की वजह से होगा। तो एक फैक्टर्स यहां पे आ गए, ठीक है। मैं इसको, ये जो लिखा है इसको मैं फैक्टर्स के नीचे ले जाता हूं, ताकि जब तुम पढ़ोगे तो एक साथ चीजें पढ़ लोगे। फैक्टर क्यों तुम्हारे दिमाग में आएगा? सर क्यों? आप बोल रहे हो मैं रिस्क को जीरो नहीं कर सकता, आप बोल रहे हो सर कि मैं एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं ले सकता। सर मैं आपकी बात पे क्यों भरोसा करूं? बेस्ट है मत कर। कुछ कारण है बेटा जिसकी वजह से रिस्क जीरो नहीं, ऑडिट का रिस्क जीरो नहीं हो सकता और एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं मिल सकती। तो पहला कारण, इस कारण पे ये कीवर्ड है फैक्टर। मतलब जब क्वेश्चन आएगा तो ये फैक्टर पूछा जाएगा। फैक्टर, व्हाट आर द फैक्टर्स? फैक्टर वर्ड कहीं ना कहीं, कैसे भी क्वेश्चन को घुमाया जाए लेकिन फैक्टर वर्ड कहीं ना कहीं दिया जाएगा। फैक्टर क्या है कि भैया क्यों नहीं मिल सकता? क्यों नहीं मिल सकता तुमको ऑडिट रिस्क जीरो? क्यों नहीं मिल सकता एब्सोल्यूट एश्योरेंस? पहला, सर पहली दिक्कत तो ऑडिटर की दिक्कत ही नहीं है। पहली दिक्कत किसकी है? ये दिक्कत तो मैनेजमेंट की दिक्कत है कि नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। पहली दिक्कत किसकी? मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट की क्या दिक्कत है? सर मैनेजमेंट की दिक्कत है कि जब उन्होंने वो जिस तरीके से फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करते हैं, कि पहली दिक्कत मैनेजमेंट की कि मैनेजमेंट जिस तरीके से फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करता है, मैनेजमेंट जिस तरीके से क्या कर रहा है? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर रहा है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा है, ठीक है। ये मैनेजमेंट की दिक्कत है कि जब मैनेजमेंट प्रिपेयर कर रहा है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, जब मैनेजमेंट, ऑडिटर प्रिपेयर नहीं करता, कौन प्रिपेयर कर रहा है? मैनेजमेंट प्रिपेयर कर रहा है। प्रिपेयर करने के बाद हमको दे रहा है कि ये हमारे एफएस है, इसकी ऑडिट कर लो। तो प्रिपरेशन ऑफ एफएस इन्वॉल्व्स मैनेजमेंट की खुद की बुद्धि, मैनेजमेंट के जजमेंट, कि जब मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहा है तो वो अपने जजमेंट का प्रयोग कर रहा है, अपनी बुद्धि का। मैनेजमेंट गधा भी हो सकता है,
ठीक है, या उसकी बुद्धि जैसे उसने चलाई वैसे असली लाइफ में नहीं चली। कई सारे माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स हो सकते हैं कि यार हर कोई चाहता है ना कि अच्छे से अच्छा काम चले, लेकिन क्या होता है कई बार ओवर सेलिंग कर देते हैं जिसकी वजह से इतनी नेगेटिविटी हो जाती है। कई बार बड़े से बड़े फुटबॉलर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लेते हैं, उसकी वजह से दिक्कत हो जाती है। कई बार क्रिकेट स्पॉन्सर कर दिया जाता है, उसमें इतना पैसा हो जाता है सैलरियां नहीं दे पाते हैं। ठीक है, व्यापार एक अच्छा खासा व्यापार जो है एक अच्छा खासा व्यापार जो है उसकी बैंड बज जाती है। क्या उन लोगों ने चाहा था? क्या कोई भी चाहता है मैं तो व्यापार करूंगा लेकिन मैं व्यापार की बैंड बजाऊंगा? अरे नहीं, ऐसा कोई नहीं चाहता। एवरीवन वांट्स कि हम बिलियंस ऑफ डॉलर्स की कंपनीज बनाए, लेकिन जजमेंट कई बार गलत हो जाते हैं कि यार रिजर्व्स में इतना ट्रांसफर करते हैं और या प्रोविजन इतना बनाते हैं, इतने राइट ऑफ करते हैं बैड डेथ की। मैंने बातें आपसे पहले भी की है, ये जजमेंट्स मैनेजमेंट के गलत हो सकते हैं, बिल्कुल गलत हो सकते हैं। तो प्रिपरेशन जो हमारे ऑडिटर के हाथ में ही नहीं है, उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रिपरेशन उसमें मैनेजमेंट ने अपनी क्या लगा दी है? बुद्धि लगा दी है। समझ में आया? पहला वाला याद हो गया कि प्रिपरेशन, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का नेचर ही यही है कि प्रिपरेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी चीज प्रिपेयर होगी इसमें मैनेजमेंट अपनी बुद्धि लगाएगा। कहां कहां? क्या तुम मेरे को बता सकते हो? देखो, सेल्स में मैनेजमेंट अपनी बुद्धि नहीं लगाता। जितनी की सेल हुई है, बिल आया है, बिल है, उसके हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट आ जाएगा। परचेज वर्चेज इन सब में, ट्रेडिंग में जनरली ये बुद्धियां नहीं लगती है। क्या तुम मुझे सोचकर अच्छे से बता सकते हो, अकाउंट्स के बच्चे हो तुम लोग, कि क्या तुम लोग कब मैनेजमेंट सोचता है, अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है? क्या ये बता सकते हो? बेटा ज्यादा नहीं बताना है, ज्यादा नहीं बताना, सीधा फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट वाला चैप्टर पढ़ा है। तो जितने एडजस्टमेंट होते हैं ना कि इसमें ये करो उसमें ये करो, ठीक है, इतना यहां पे ट्रांसफर करो, इतना मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, ये सारी मैनेजमेंट की बुद्धि है। इसी बुद्धि में गड़बड़ी हो सकती है। पहला क्लियर है, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग याद हो गया। याद हो गया कि फैक्टर, पहला फैक्टर क्या? नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, की फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जिस तरीके से होती है, यानी प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मैनेजमेंट की बुद्धि लग जाती है, मैनेजमेंट का जजमेंट लग जाता है, और ये जजमेंट हो सकता है गलत, हो सकता है। दूसरा, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। ऑडिट प्रोसीजर, ऑडिटर के हथियार, 7 हथियार बताए थे तुम लोग को मैंने कि एक ऑडिटर जब भी ऑडिट करने जाता है इन 7 हथियारों को अलग अलग कॉम्बिनेशन में प्रयोग करता है। क्या तुमको जानना है कि ये 7 हथियार क्या होते हैं? पता है क्या तुम लोग को? मैंने बताया था क्या? इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, रिकैलकुलेशन, रीपरफॉर्मेंस, एक्सटर्नल कंफर्मेशन और एनालिटिकल प्रोसीजर। सब ऊपर से चला गया, कोई बात नहीं। 7 ये वेपन्स दिए गए हैं आगे के चैप्टर्स में, फिर ये भी पढ़ने वाले हैं ऑडिट में, और करेंगे क्या? यही सारी चीजें अपन आगे भी पढ़ने वाले हैं। तो जो हमारे ऑडिट के प्रोसीजर्स है, जो हमारे ऑडिट के प्रोसीजर्स हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? 7 हथियार ऑडिटर के। ठीक है, ये ऑडिटर के 7 वेपन्स है जिनसे ऑडिट की जाती है। इन वेपन्स के अंदर ही दिक्कत है। ठीक है, आप युद्ध वगैरह लड़ने जाओगे, खाली बंदूक लेके जाओगे क्या? अरे नहीं सर, खाली बंदूक हम क्यों लेके जाएंगे? तो सुनो, देखो क्या दिक्कतें हैं सर। 2 तरीके की दिक्कत है। पहली प्रैक्टिकल दिक्कत है, ठीक है, दूसरी लीगल दिक्कत है। प्रैक्टिकल लिमिटेशन और लीगल लिमिटेशन, 2 तरीके की दिक्कत है। एक तो है प्रैक्टिकल दिक्कत और दूसरी है लीगल दिक्कत। इन दोनों दिक्कतों की वजह से हमारे ऑडिट प्रोसीजर्स में दिक्कत है। क्या है ये प्रैक्टिकल और लीगल? प्रैक्टिकल है कि सर आप जब भी ऑडिट करोगे, जब भी आप ऑडिट करोगे, आप सैंपलिंग के हिसाब से ऑडिट करोगे। जब आप ऑडिट करो, आप कैसे ऑडिट कर रहे हो? सर मैं पूरे का पूरा तो ऑडिट कर ही नहीं सकता। ठीक है, हर एक ट्रांजैक्शन की ऑडिट करना संभव नहीं होता है, चाहे एंटिटी कितनी छोटी हो। हर ट्रांजैक्शन की ऑडिट करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। हम सैंपल उठाते हैं पूरे के सारी एंट्रीज में से, कुछ एंट्रीज को हमने पिक कर लिया, ये प्रैक्टिकल कि कुछ को पिक करे। सर जिनको पिक किया था उनमें तो दिक्कत नहीं आई, जो छूट गए हो सकता है उसमें दिक्कत रह जाए, और वो तो हमने चेक ही नहीं किया। तो ये प्रैक्टिकल है कि सैंपलिंग के हिसाब से ऑडिट करनी पड़ेगी, पूरी ऑडिट नहीं कर सकते। ठीक है, 100% की करना हो तो कर लो, लेकिन 1 साल की ऑडिट कई सालों में खत्म हो पाएगी। तो ये प्रैक्टिकल दिक्कत है। लीगल दिक्कत क्या है कि मैनेजमेंट जो है ना हमारा, वो चाहे इंटेंशनली चाहे अनइंटेंशनली मे नॉट प्रोवाइड कंप्लीट इंफॉर्मेशन। मैनेजमेंट से जो जानकारी हमने मांगी, देखे ये 7 हथियार जो ऑडिटर के होते हैं, उसमें पहला हथियार इंक्वायरी था। हम मैनेजमेंट से पूछते हैं, ए मैनेजमेंट ये क्यों किया, ये कैसे किया, किस लिए किया, कब किया? ठीक है,
इससे क्या होगा, हम कई सवाल, जब हम ऑडिटर होते हैं, हम आप भी इंटर पास करने के बाद आप जब आर्टिकलशिप में जाओगे तो आपको भी मैनेजमेंट से कई सवाल पूछने का मौका मिलेगा कि सर ये आपने ऐसा लिखा है, ऐसा क्यों किया। मैनेजमेंट आपको जवाब देगा, जवाब आपको सही भी लग सकता है, गलत भी लग सकता है। अब जब आप मैनेजमेंट से पूछ रहे हो, ठीक है, फेस ऑफ हो रहा है मैनेजमेंट और ऑडिटर के बीच में, तो जब ये फेस ऑफ हो रहा है, ऑडिटर ने पूछा ये मैनेजमेंट ये काम तूने ऐसा क्यों किया, मैनेजमेंट या तो इंटेंशनली नहीं बता रहा, ठीक है, नहीं बता रहा, जो करना है वो कर ले, या तो ये हो सकता है, या बेचारे मैनेजमेंट को ही नहीं पता था वो बात। तुम कंपनी के सीईओ से पूछ रहे हो, ए सीईओ, वो बंदा जा रहा है तुम्हारा, वो तुम्हारे ऑफिस में काम करता है। मेरे सर 12,000 एम्प्लॉइज हैं, आई डोंट नो ईच एंड एवरी वन। अरे वो तेरा एम्प्लॉय है नहीं है कि सर मुझे नहीं पता, नहीं पता तू झूठ बोल रहा है, तो मैं तेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिख देता हूँ तुम सब चोर हो भाई, तुम लोग चोर हो, ठीक है। अरे सर आई डोंट नो। अब ठीक है ना यार, हो सकता है एक कंपनी के हर जने को हर चीज की जानकारी नहीं हो, ये बिल्कुल पॉसिबल है, ठीक है। तो मैनेजमेंट इंटेंशनली भी ऑडिटर को कंप्लीट इंफॉर्मेशन ना दे, और कई बार बेचारे से अनइंटेंशनली भी कंप्लीट इंफॉर्मेशन ना दे। मैनेजमेंट कोई ऐसा उनको नहीं था, उनके मन में कोई ऐसा द्वेष नहीं था कि हम ऑडिटर को ये चीज नहीं बताएंगे, लेकिन उनको नहीं पता था कि वो बातें कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं आ पाई। क्या लीगल लिमिटेशन तुमको समझ में आई कि इंटेंशनली या अनइंटेंशनली मैनेजमेंट मे नॉट प्रोवाइड कंप्लीट इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन हमेशा कंप्लीट चाहिए, एक्यूरेट चाहिए, ठीक है, और वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन इंटेंशनली भी या अनइंटेंशनली मैनेजमेंट हमें नहीं देता, ठीक है। दूसरा फ्रॉड जो है ना, अब देखो दो चीजें मैं हमेशा मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड और एरर लिखते हैं, क्योंकि अगर इंटेंशनली है, किसी ने जानबूझ के कुछ, ठीक है, हीरोगिरी की है, तो वो हो गया फ्रॉड, और अगर किसी से भूल हो गई, भूल से गड़बड़ी हो गई है, तो वो एरर है। बेटा एरर सुधारा जा सकता है, फ्रॉड तो अगर सुधारना होता तो पहले ही सुधार लिया होता, ठीक है। तो फ्रॉड नहीं सुधारा जा सकता, एरर जो होता है, ठीक है, वो सुधारा। हम लोग पार्शियल ओमिशन वाली बात करते हैं, पार्शियल ओमिशन में ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं, चल ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हुआ, ठीक है, डेबिट और क्रेडिट्स में डिफरेंस आ गया, टोटलिंग में डिफरेंस आ गया, तो ये पार्शियल ओमिशन की वजह से, लेकिन कंप्लीट ओमिशन शायद फ्रॉड की वजह से भी हो। तो जब अगर फ्रॉड जैसे काम होते हैं ना, जैसे फ्रॉड का एग्जांपल हो गया झूठे डॉक्यूमेंट, ऑडिटर को डॉक्यूमेंट ही झूठा दिया, और क्या क्या तुम मुझे बता सकते हो, क्या तुम मुझे बता सकते हो, क्या ऑडिटर ऑथेंटिकेट कर सकता है डॉक्यूमेंट को, क्या ऑडिटर की एक्सपर्टीज है क्या डॉक्यूमेंट ऑथेंटिकेशन में। क्या हम लोगों ने इसके बारे में कुछ पढ़ा था? अगर याद आ रहा है तो बच्चा खुश हो जाएगा, नहीं याद आ रहा है तो यहीं पे पिछले लेक्चर को देखेगा, वहां पे हमने इसके बारे में बात की थी। देखो सुनो, हर चीज तुमको एकदम से याद नहीं आएगी, प्रैक्टिकल लिमिटेशन है यार, कि हर चीज तुमको, जब मैं जो चीज बोल रहा हूं वो एकदम से याद नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं है, उस लिमिटेशन को हटाओ, क्योंकि ये एरर है, फ्रॉड नहीं है, ये एरर है। जाओ पीछे वाला लेक्चर एक बार वापस से, सिर्फ नोट्स भी अगर देखोगे ना उसी समय देखो और उसको समझ जाओ, ताकि कंफ्यूजन यहीं पे क्लियर होते जाए। तो फ्रॉड में इन्वॉल्व, फ्रॉड जैसे एक एग्जांपल है फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट, ये इट्स जस्ट एन एग्जांपल, और भी फ्रॉड हो सकते हैं, ठीक है। फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट, झूठे डॉक्यूमेंट, तो फ्रॉड में इन्वॉल्व सोफिस्टिकेटेड केयरफुली ऑर्गेनाइज स्कीम, ठीक है। फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट हो गया, रिलेटेड पार्टी, अभी इसके बारे में बात करेंगे। तो झूठे डॉक्यूमेंट इतना शानदार, ठीक है, वही वो तेल की स्कैम के बारे में हम लोगों ने बात की थी, इतने शानदार लेवल पे उसने भाई ने डॉक्यूमेंट फैब्रिकेट किए कि ऑडिटर के साथ पूछते सर नहीं पता लगा पाए कि ये चीज नकली है। तो फ्रॉड में इन्वॉल्व सोफिस्टिकेटेड एंड केयरफुली ऑर्गेनाइज स्कीम, जिसने डिजाइन ऐसे किया है कि ये फ्रॉड छुप जाए, किसी को मिले ही नहीं। क्लियर है? प्रैक्टिकल लिमिटेशन का एग्जांपल हो गया सैंपलिंग अप्रोच। लीगल लिमिटेशन में मैनेजमेंट इंटेंशनली और अनइंटेंशनली मे नॉट प्रोवाइड कंप्लीट इंफॉर्मेशन, और फ्रॉड में इन्वॉल्व सोफिस्टिकेटेड एंड केयरफुली ऑर्गेनाइज स्कीम। फिर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, तुम अपने मामा चाचा बुआ, ठीक है, इनके साथ ट्रांजैक्शन में, आपकी कंपनी के आप सीईओ और अपने रिलेटेड लोगों से आप काम कर रहे हो। बेटा जब रिलेटिव्स इन्वॉल्व हो जाते हैं दिक्कतें हो जाती है, तो वही दिक्कत है कि ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस भी है ना,
शायद ऑडिटर को यार ऑडिटर को थोड़ी पूरी वंशावली पता है कि ये तेरे मामा के फूफा के बुआ के बेटे हैं, ठीक है, ये तुम्हारे घनिष्ठ मित्र हैं। ये सारी क्वालिटेटिव चीजें होती है, ये ऑडिटर ऑब्जर्वेशन से जरूर पता लगा सकता है, लेकिन हर एक के वंश थोड़ी, ए सीईओ तुम्हारे पिताजी कौन थे, उनके पिताजी कौन थे, उनके कितने भाई थे, उनके कहाँ कहाँ शादियां हुई हैं, उनके कितने बच्चे हैं, उनके कहाँ कहाँ ये ऑडिटर ये करता रहेगा है। ये कि सर मैच मेकिंग भी कराई देते, अच्छा ये कुंवारा है वो कुंवारी, अरे इनका करवा दो, शादियां करवा दो, ये काम है ऑडिटर का। तो ऐसे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस में ये गड़बड़ियां हो सकती है, ये एक दिक्कत जरूर है। फिर तीसरा फैक्टर, तीसरा, अभी तक आपको दो फैक्टर याद हो गए, एक तो पहला नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्वॉल्व्स मैनेजमेंट जजमेंट। दूसरा है हमारे ऑडिट प्रोसीजर्स के नेचर में दिक्कत, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, इसमें प्रैक्टिकल दिक्कत है और लीगल दिक्कत है। प्रैक्टिकल लिमिटेशन का एग्जांपल हो गया सैंपलिंग, लीगल का हो गया मैनेजमेंट इंटेंशनली या अनइंटेंशनली मे नॉट प्रोवाइड कंप्लीट इंफॉर्मेशन। दूसरा फ्रॉड इतना सोफिस्टिकेटेड या केयरफुली ऑर्गेनाइज स्कीम है कि ऑडिटर के साथ पूछते नहीं पता लगे। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस हैं जो ऑडिटर को नहीं पता लग रहे हैं, ये दिक्कतें हैं तो है। तीसरा फैक्टर हमारा क्या आया, हमारा तीसरा फैक्टर आया बेटा, ऑडिट इज नॉट इन नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ऑडिट इज नॉट एन ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन। इसमें बात की थी कि एज अ ऑडिटर तुमको लग रहा है कि यार यहाँ पे मैनेजमेंट ने कोई झूठ छुपा के रखा है, ठीक है, इस कमरे में झूठ को छुपा के रखा है, क्या तुम दया की तरह दरवाजे तोड़ सकते हो? नहीं, नहीं कर सकते। क्या वहीं पे अगर झूठ पता लग गया पीट पाट सकते हो? पीट पाट तो नहीं, छोड़ो सर इन पे एफआईआर तो कर देते हैं, पुलिस वाले कूट देंगे इनको। नहीं, तुम्हारा काम क्या है? टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन एज एन ऑडिटर। तुम्हारा काम क्या है कि भैया हमको विथ अ व्यू टू एक्सप्रेस, इसीलिए ये डेफिनेशन इतनी इतनी इंपॉर्टेंट है कि कहीं बच्चा एकदम कि देश की तरक्की के लिए ये इंसान है जो नेक्स्ट हमारे फ्रॉडस्टर बन रहे हैं, मैं इस देश को बचाऊंगा, इस बंदे को तो ढाई ढाई ढाई, ठीक है, या पुलिस पुलिस ये मेरा क्लाइंट है, मैं ऑडिटर बोल रहा हूं, ठीक है, इसको उठा के ले जाओ, ठीक है, इस कमरे में इसने ये सब छुपा रखा है। बेटा तुमको सरकार मेडल जरूर दे सकती है, लेकिन फिर तुम्हारे नाम के आगे से सीए हट जाएगा, क्योंकि आईसीआई कॉन्फिडेंशियलिटी को बहुत ज्यादा, ठीक है, वो बोलता है जहां लीगल जरूरत है ना तेरे को बताने की, बिल्कुल ऑडिटर तू बता, तो ज्यादा ओवरली जहां लीगल जरूरत भी नहीं थी, तो बेटा तेरे क्लाइंट की कॉन्फिडेंशियलिटी तेरे लिए सर्वोपरि है, उससे ऊपर कुछ नहीं है। लॉ ऊपर है, लॉ ने बोला है बताना है तो बताएंगे हम, लेकिन अगर लॉ नहीं बोल रहा, तुम ज्यादा ही होशियारी कर रहे हो, ठीक है, तो बिल्कुल नहीं चलेगा, तुम सीए नहीं रहोगे उसके बाद। और ये एक दिक्कत भी है। हमारे ऑडिट प्रोसीजर जो थे, हमारे क्या क्या ऑडिट प्रोसीजर थे, ठीक है, क्या क्या ऑडिट प्रोसीजर थे? इंक्वायरी, ठीक है, रिकैलकुलेशन, छोड़िए अभी क्या ही करेंगे, एनालिटिकल प्रोसीजर, जगह भी नहीं है, ऐसे करके साथ हमारे जो है उसमें एक हथियार ये भी अगर होता कि आप क्लाइंट को पकड़ के कूट सकते हो अगर गड़बड़ियां मिल जाए। मैं तो कहता हूं अगर सरकार अमेंडमेंट करे, अगर सरकार को फ्रॉड फ्रॉड नहीं चाहिए ना, तो सरकार एक काम करे कि ऑडिटर को है ना जेम्स बॉन्ड की तरह राइट टू किल दे दे। तुम लोग को पता है एक फिक्शनल कैरेक्टर है जेम्स बॉन्ड, और उस फिक्शनल कैरेक्टर, नाम सुना है क्या कभी जेम्स बॉन्ड का? है, ठीक है, नहीं सर हमने जग्गा जासूस का नाम सुना है। जेम्स बॉन्ड एक फिक्शनल कैरेक्टर है और उसको जो है ना अधिकार है राइट टू किल, मतलब वो जिसको मर्जी उसको उड़ा सकता है। जस्ट इमेजिन अगर ये राइट टू किल ऑडिटर को मिल जाए कि अगर तेरे को फ्रॉड फ्रॉड दिखा, ए मैनेजमेंट तूने फ्रॉड किया, ओहो आपको पता लग गया, ढिशक्या हूं ऑडिटर ने उड़ा दिया। 2-4 सीईओ सीएफओ अगर उड़ गए ना बेटा, इंडिया से फ्रॉड चला जाएगा, ठीक है, इंडिया से फ्रॉड बिल्कुल चला जाएगा, क्योंकि ऑडिटर सीधा ही जज जूरी एंड एग्जीक्यूशनर बना है कि यहीं पे तूने फ्रॉड किया ढै ढै। ये अगर हो जाए ये हथियार,
अगर ऑडिटर को मिल जाए, ये 8वां एक हथियार आ जाए, बाकी 7 हथियार की जरूरत ही नहीं, ऑडिटर ऐसा ही है, ठीक है। जब मैंने वहां पे घुस रहा है क्लाइंट में AK-47 ऐसे लेके, वो एनिमल बन के, ठीक है, एनिमल वाले वो गन देखिए, घट 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 घट, ठीक है, वो लेके ऐसे घुस रहा है, ठीक है। वहीं पे एक एक अकाउंट, सर मैंने ये फ्रॉड किया, ये सब किया, सर मैंने वहां पे चोरी की थी, सर मैंने लंच ब्रेक ज्यादा, सर, ठीक है, सामने से बताया जाएगा, सामने से बताएंगे ऑडिटर को हमने ये गड़बड़ियां की और अगली बार शायद वो गड़बड़ियां नहीं करे, लेकिन ये सुनने में अच्छा लगता है। ऑडिटर को ये वाला हथियार नहीं दिया गया है, तो ऑडिट अपनी इन्वेस्टिगेशन नहीं है। इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर्स, ईडी और जो है सीबीसीआईडी है, इन सब के पास ये अधिकार, शायद डायरेक्ट मारने का अधिकार तो नहीं रहता, लेकिन इनकाउंटर्स हमने फिर भी सुने, ठीक है, सुने हैं ना तुमने कि सर इसका इनकाउंटर हो गया, उसका इनकाउंटर हो गया, गैंगस्टर्स वगैरह को कई बार उड़ा देते हैं। तो ये वाली चीज है कि इट ऑडिट में ऐसा आप नहीं, ऑडिट में इनकाउंटर वर्बल इनकाउंटर्स होंगे, ठीक है, वॉयलेंट इनकाउंटर्स नहीं होंगे। ऑडिट इज नॉट एन ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन। चौथा, टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड डिक्रीज इन रेलेवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर टाइम। अब जो बच्चा पहले पढ़ रहा है, पहले पढ़ा हुआ है ऑडिट, और अभी वो फास्ट ट्रैक यहाँ पे देख रहा है, सुन यहाँ पे डिफरेंस आ गए हैं। पहले ये चीजें कई, जैसे ये वाली चीज तो थी ही नहीं, ठीक है, ये वाली थी, ये एग्जाम्पल्स में हम पढ़ाते थे, अब इसको आईसीआई ने कि ये एग्जाम्पल नहीं है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, फैक्टर बोल के कर दिया है, और ये नई चीज आ गई है, ठीक है। तो जो पुराना बच्चा बैठा है वो इसको अच्छे से याद करेगा। क्या है टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग? ये पुराने वाले में पढ़ा है कि यार आज एक पर्टिकुलर कंपनी है जिसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेट पे लेट हो जा रहे हैं, लेट पे लेट हो जा रहे हैं, ठीक है, उन पे, उस कंपनी पे बहुत प्रेशर है कि जल्दी जल्दी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट जारी किए जाएं, और उनके ऑडिटर्स पे भी प्रेशर है, कंपनी में प्रेशर, सर जल्दी जल्दी ऑडिट करो। अब जल्दी में हो सकता है कि कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट भी वो ऑडिटर नहीं देख पाए, बिल्कुल ये पॉसिबल है कि वो मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं देख पा रहा है ना, ये वाली चीज। तो वही कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की एक सर टाइमलीनेस होती है कि ठीक है 31 मार्च हो गया, अगले 31 मार्च तक भी आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाया, बैंड बजा दी जाएगी आपकी, ठीक है। टाइम बाउंड है आपकी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जल्दी से टाइम बाउंड हो जाती है, और जल्दी में भाई रिपोर्टिंग जल्दी हो गई तो उसकी ऑडिट भी जल्दी जल्दी होनी चाहिए, ताकि, इसीलिए तो देखो आज कंपनी की अपन बात करते हैं, 31 मार्च को जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्लोज हुए हैं, 30 सितंबर तक एजीएम हो जानी चाहिए, और एजीएम का एक इंपॉर्टेंट चीज क्या रहती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जारी किए जाते हैं, मतलब पिछले साल की रिपोर्टिंग 6 महीने के अंदर अंदर आपकी रिपोर्टिंग के साथ साथ ऑडिट भी हो जानी चाहिए, सबका एक टाइम बाउंड मैनर पे एक चीज चलती रहती है। और यही चीज है कि जल्दी में हो सकता है, जल्दी में एक ऑडिटर के पास इतनी सारी कंपनियां हैं, जल्दी में हो सकता है कि किसी एक पर्टिकुलर कंपनी में वो मटेरियल मिसस्टेटमेंट जो है वो ओमिट भी कर सकता है। और डिक्रीज इन रेलेवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर टाइम, ये एक नई चीज आई है, पुराने बच्चे ये पहले नहीं थी, ये नई चीज अभी आ गई है, इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे, जब नया आएगा तो तुम्हारे एग्जाम में वो आने की संभावना बढ़ती है। डिक्रीज इन रेलेवेंट इंफॉर्मेशन ओवर टाइम का क्या मतलब है कि सर ये इंफॉर्मेशन पहले याद थी या रेलेवेंट थी, ऑडिटर को 6 महीने बाद बताई, ठीक है, अब शायद उतनी रेलेवेंट नहीं है, ओवर टाइम शायद उसकी रेलेवेंस कम होती जाए। फिर बैलेंस बिटवीन रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग इट, इसको भी मेंटेन करना पड़ता है। एक इंफॉर्मेशन, ठीक है, 10,000 रुपए की एक इंफॉर्मेशन है, ठीक है, ऑडिटर को लग रहा है यार 10,000 रुपए की गड़बड़ हुई है, अब ऑडिटर के पास समय नहीं है, तो ऑडिटर ने मैनेजमेंट को बोला, ये मैनेजमेंट मैं एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर तुम्हारे खर्चे पे, मैनेजमेंट मैं अपने खर्चे पे क्यों, लेकिन एक तुम्हारे खर्चे पे एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट कर रहा हूं, उसकी फीस है 5 लाख रुपए। मैनेजमेंट ने कहा सर 10,000 रुपए की गड़बड़ी वो पता लगाने की कोशिश में अब 5 लाख रुपए खर्च करोगे, ये प्रैक्टिकल है क्या सर? 10,000 रुपए की गड़बड़ी, आप 10,000 की गड़बड़ी लिख दो अगर आपके पास समय नहीं है तो, लेकिन उस 10,000 की गड़बड़ी को ढूंढने में 5 लाख रुपए खर्च करना ये समझ से परे है। तो वही बैलेंस, ऑडिटर ऐसा काम करता भी नहीं है, इसीलिए एक बैलेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन की रिलायबिलिटी एंड कितना पैसा लग रहा है उस इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन करने में, ये बैलेंस बनाना चाहता है। और फिर है फ्यूचर इवेंट्स, एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न। यार हम प्रोविजन वगैरह बना रहे हैं, रिजर्व में ट्रांसफर कर रहे हैं पैसे को, क्यों? भविष्य के लिए, ठीक है, भविष्य किसने देखा है? अभी देखो
तुम लोगों ने भी सुना है, न्यूज़पेपर्स में भी पढ़ते हो, कितने अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, हो रहा है। प्लस इंडिया जिस लेवल पे बढ़ रहा है, कोई भी युद्ध होना कभी भी हो सकता है भाई। आज चाइना से हम पंगा ले रहे हैं, पाकिस्तान की चलो अब उनकी इकोनॉमी उतनी अच्छी नहीं है कि वो पंगा ले सके, ठीक है, कई जगह लड़ाइयां चल ही रही, वो कनाडा वाले अलग ही उछल रहे, इतनी दूर से वो लोग उछल रहे हैं। तो फ्यूचर का कुछ भी पक्का है क्या? नहीं है। तो एंटिटी क्या कंटिन्यू भी कर पाएगी गोइंग कंसर्न के हिसाब से फ्यूचर में, इसका कुछ भी नक्की नहीं है बेटा। 5 आपके फैक्टर है, 5 आपके फैक्टर है, कोई 4 फैक्टर आपको याद करने हैं। क्यों? अगर 4 नंबर का आपका सवाल आया, फैक्टर्स को मैंने ये ब्लू कलर के अच्छे वाले बॉक्स के अंदर डाल दिया है। एक बार फैक्टर रिवाइज कर लेते हैं। नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या आता है? मैनेजमेंट का जजमेंट आता है। दूसरा क्या आता है? नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, प्रैक्टिकल लीगल, प्रैक्टिकल सैम्पलिंग अप्रोच। लीगल के अंदर मैनेजमेंट intentionally unintentionally may not provide complete information, और फ्रॉड में इन्वॉल्व सोफिस्टिकेटेड और केयरफुली ऑर्गेनाइज्ड स्कीम, फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट आ सकते हैं, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन आ सकते हैं। तीसरा हमारा ऑडिट इज नॉट एन ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, ये इन्वेस्टिगेशन नहीं है। चौथा टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और कॉस्ट बेनिफिट में बैलेंस बनाना पड़ता है, और इंफॉर्मेशन की रेलेवेंस ओवर पीरियड डिक्रीज हो सकती है। और पांचवा फ्यूचर इवेंट। बेटा ये आ चुका है। तुम लोगों से मैं उम्मीद कर रहा हूं, तुम लोगों से मैं उम्मीद कर रहा हूं, हाँ, काइंडली फैक्टर्स को लिखते जाओ। मैं लिख रहा हूं अभी, मैं अभी फिर से याद दिला रहा हूं। एक बार तुम्हारी आदत होनी चाहिए कि हमने सर अभी अभी इसको पढ़ा, अभी अभी मेन पॉइंट्स याद किए, ठीक है, अभी ऐसे ऐसे नहीं किया है, तो ऐसे ऐसे तो फाइनली हमारा और पक्का होगा, लेकिन अभी अभी मैं याद करके एक बार फैक्टर्स लिखूंगा। ये आदत डालो किसी भी थ्योरी सब्जेक्ट में, एक टॉपिक का वहीं पे पढ़ते ही याद करने की कोशिश करके रिप्रोड्यूस करने करो, और जब ऐसे करेंगे तो रिकलेक्ट हो जाएगा। ये आर हमारे लिए आर अलग होता है, ये कर लिया तो कैसे नहीं आएंगे नंबर यार, आएंगे ही आएंगे। पहला फैक्टर क्या है? नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, शॉर्ट में लिखो एफआर, फाइनल में एफआर सब्जेक्ट है, ठीक है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या है? इसका नेचर सर, इसके नेचर में क्या दिक्कत हो गई? ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्वॉल्व्स मैनेजमेंट का जजमेंट। ठीक है, जल्दी जल्दी, हैंडराइटिंग नहीं चाहिए मेरे को, यहाँ पे हैंडराइटिंग का कोई दिक्कत नहीं है, तुम तो जल्दी जल्दी रिकलेक्ट करो। दूसरा नेचर ऑफ ऑडिट के हथियार, ऑडिट प्रोसीजर। क्या दिक्कत है सर ऑडिट के प्रोसीजर्स में? सर दो दिक्कतें हैं ऑडिट के प्रोसीजर में। प्रैक्टिकल दिक्कत है, ठीक है, प्रैक्टिकल लिमिटेशन है ये, लिमिटेशंस है। एक तो प्रैक्टिकल है, जिसका एग्जाम्पल हो गया कौन सा? सैंपलिंग। दूसरी दिक्कत क्या है सर? लीगल है। लीगल दिक्कतें क्या क्या आ सकती है सर? दिक्कत आ सकती है, ये भी याद करना है, इंटेंशनली या अनइंटेंशनली, ठीक है, या तो इंटेंशनली या अनइंटेंशनली, जो हमारा बेचारा प्यारा सा क्यूट सा मैनेजमेंट है, कंप्लीट इन्फो तो नहीं दे रहा है। फिर सर जो हमारा फ्रॉड है ना, ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा सोफेस्टिकेटेड हो सकता है और भयंकर केयरफुली ऑर्गेनाइज्ड स्कीम हो सकती है, ठीक है। और सर ये रिश्तेदार जो हैं यही तो काम खराब करते हैं। रिलेटेड पार्टी हमारे ट्रांजैक्शन
हो सकते हैं, 2 हो गए, 5 थे, ठीक है। तीसरा ऑडिट क्या नहीं है भैया, दरवाजे तोड़ सकते हैं क्या हम? ऑडिट क्या नहीं है? आगे के चैप्टर में इन्वेस्टिगेशन क्या होती है वो भी अपन पढ़ने वाले हैं। चौथा क्या था सर? चौथे में एक तो था टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्लस डिक्रीज इन रेलेवेंस ऑफ इन्फो ओवर टाइम। टाइम के साथ साथ इंफॉर्मेशन की वैल्यू जो है, रेलेवेंस जो है, डिक्रीज हो सकती है। इसमें क्या पढ़ा था सर? इसमें हमने पढ़ा था बैलेंस बनाना पड़ता है, बनाते ही है, कॉमन सेंस की बात है। बैलेंस किस किस के? कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग इन्फो और उसका रेलेवेंस में हम क्या बनाते हैं बेटा? एक बैलेंस बना के चलते हैं। और फाइनली जो है फ्यूचर इवेंट्स, एंटिटी क्या नहीं रह पाए? cease to continue as बट अपने हाथों से अगर तुम लोग ने अगर ये नोट्स बना लिए, अगर ये नोट्स बना लिए, ठीक है, तो शानदार हो जाएगा, शानदार हो जाएगा। कॉन्फिडेंस हमेशा ऊपर रहेगा जब तुम वापस से रिवाइज करोगे, अपने खुद के नोट्स को सामने सामने देखोगे ना, ठीक है। मैंने तो दे दिया, ये पीडीएफ तो तुमको मिल ही रही है, लेकिन सामने सामने अगर ये करते जाओगे ना, तो कॉन्फिडेंस हमेशा ऊपर रहेगा, तुमको ये क्लास अटेंड करने का मन करेगा। और इंटर मजाक हो जाएगा तुम्हारे लिए। हाँ हाँ, रिजल्ट मजाक नहीं होगा, रिजल्ट शानदार होगा। इंटर की पढ़ाई मजाक हो जाएगी, बहुत चिल मार के तुम पढ़ाई करोगे। तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं यार हम, और तो क्या ही कर सकते हैं। और आ जाइए अपन इसी को आईसीआई देखते हैं, क्या कहता है भाई हमारा आईसीएआई। तो आईसीआई की बातें तो दूसरे टाइप के पेन से करेंगे। दूसरा पेन लेते हैं, चलो। Topic: inherent limitations of audit. The process of audit suffers from certain inbuilt limitations due to which the auditor cannot obtain absolute assurance. Assurance हमेशा किस बात का? That the financial statement as a whole are free from material misstatement. हमेशा किस बात का misstatement? हमेशा किस चीज का? फ्रॉड या एरर का, ठीक है, फ्रॉड या एरर का। These फंडामेंटल लिमिटेशंस अराइज ड्यू टू फॉलोइंग फैक्टर। क्या क्या है? पहला, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ठीक है बॉस। Preparation of FS involves making many judgments by management. These judgments may involve subjective decisions or a degree of uncertainty. Therefore, auditor may not be able to obtain absolute assurance that the financial statement are free from material misstatement due to fraud. देखो बेटा, ये therefore से तो तुमको आगे का सारा आता है, ठीक है। ये वाली लाइन मैंने आप लोग को पहले ही लिखवा दी सिर्फ एक ये लाइन जो है वो नोट्स में नहीं थी, और आईसीआई इसके अलग से नंबर भी नहीं देता है। आईसीआई को इतना ही बहुत है, ये हमको हमेशा याद रहता है। 3 आपको सेंटेंसेस मिले। पहला सेंटेंस आपको जो तुम लोग को मैंने लिखवा दिया, ये सेंटेंस आपको लगता, मेरे को तो ऐसा लगता है कि अब तक तो बहुत अच्छे से आ ही गया होगा। किसी भी टॉपिक को आपको अगर लेंदी करना है ना एग्जाम में कि समझ ही नहीं आ रहा, एक ये लाइन तो अपन कहीं भी डाल सकते हैं, ठीक है। और ये एक एक्स्ट्रा है जिसको हमने वापस से पढ़ लिया कि कुछ भी नहीं है, सब्जेक्टिव डिसीजन होते हैं, अनसर्टिनिटी रहती है। One of the premise for conducting an audit is that management acknowledges its responsibility for preparation of FS. तो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या ये बातें तुम्हें पता था एफएस प्रिपेयर करने की? और वो मन मर्जी से एफएस प्रिपेयर कर सकते नहीं, इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। देखो कितनी लाइनें भर दी है, ठीक है।
वही वही लाइनों, वही शब्द बार बार रिपीट होते हैं, इसीलिए तो मैं बोलता हूँ इन शब्दों को लिखो, ताकि ये इतने रिपीट होते हैं आपके दिमाग में पक्का हो जाएगा. And for devising suitable internal controls. However, such controls may not have operated to produce reliable financial information due to their own limitation. अब ये internal control के limitations की बात कर रहा है. बात कर दी इसने, मैनेजमेंट ने जो बिजनेस के रिस्क है, चोरी चकारी के रिस्क या कोई भी रिस्क, उनको कम करने के लिए मैनेजमेंट ने कैमरा लगाया, डॉगी लगाया, याद आया, और वो डॉगी बिस्किट खा के ठीक है सो गया है, ठीक है, कैमरा लाइट नहीं है, कैमरा काम नहीं कर रहा, कई सारी इन कंट्रोल्स में भी दिक्कत हो सकती है. और ये टॉपिक आगे है. अब पता नहीं क्यों बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए ये वाली लाइनें यहाँ पे डाल दी है, इस वजह से मैंने नहीं बताया. प्लस ऐसे एक्सपेक्ट भी नहीं करता है तुमसे, जितना सा नोट्स में लिखा है नोट्स ही याद करने हैं, इनको रीड करना है और नोट्स को ही याद करना है, नंबर अच्छे से आ जाएंगे. Consider, for example, that management of a company has devised a control that all purchase bills should reflect stamp and signature of an authorized person. ठीक है, समझ में आता है, कोई भी बिल है स्टैम्प साइन होगा. In goods receiving section of the company, stating the date and time of receiving goods in the premises. ठीक. It is an example of internal control devised by the company to ensure that only those purchase bills are produced for payment for which goods have been actually received. Now, what happens if concerned accountant and authorized person in goods receiving collude? ठीक है, अकाउंटेंट और वो बंदा जिसको साइन वाइन मारना था, सामान आ गया, अपने घर में भी होता है क्या, सामान आ गया भाई साहब पर्ची पे, वो कोरियर वाले आते हैं ना कि ये आपका कोरियर है, यहाँ पे साइन मारो, आपका फोन नंबर लिखो, ताकि अगर कोई बोलेगा यार तूने कोरियर नहीं दिया, ओटीपी मांगते हैं, ठीक है, ई कॉमर्स से अपन मंगाते हैं, ताकि ऑथराइज पर्सन जो है उसी ने सामान रिसीव किया है, ये ऑथेंटिसिटी आ जाए. लेकिन कोई बंदा है जिसका काम है ये माल रिसीव करके सील साइन करना, और अकाउंटेंट कहीं कोई माल रिसीव नहीं है, अकाउंटेंट को बोल दिया रिसीव करके इसका पेमेंट कर दे, तू मेरे को ही पेमेंट कर दे, ठीक है, और अपन आधा आधा कर लेते हैं. अकाउंटेंट और इस बंदे में अगर साठ गांठ हो गई, मिली भगत हो गई, तो दिक्कत होगी. इट इज अ केस ऑफ ओवरराइडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल डिवाइस्ड बाय द कंपनी ड्यू टू collusion between two persons. Such a probable collusion is one of the limitations of internal control itself. क्यों पढ़ा रहा है ऐसे, ये अभी पहला चैप्टर है, इंटरनल कंट्रोल पे तुमने चैप्टर्स के चैप्टर्स बना दिए हैं बड़े सारे, ठीक है, बहुत ही बड़े सारे, यहीं पे भी परेशान कर रहे हैं. तो एग्जाम में ऐसा बोलता है हम यहाँ पे परेशान नहीं करेंगे, हम आगे परेशान करेंगे उन चैप्टर्स में, तो अपने को एग्जाम में ये सारी चीजें नहीं लिखनी है, तो मार्क तक नहीं कर रहे हैं. हमारा दूसरा आया nature of audit procedure. Auditor carries out his work by obtaining audit evidence through performance of audit procedures, जिनको हम audit के हथियार बोलते हैं. However, there are practical and legal limitations on ability of auditor to obtain audit evidence. वही बंदूक नहीं है, ठीक है. For example, an auditor does not test all the transactions, इसीलिए sampling basis पे होता है, and balances. He forms his opinion only by testing. सैंपल को ही टेस्ट करता है, ये प्रैक्टिकल दिख गया. इट इज एन एग्जांपल ऑफ प्रैक्टिकल लिमिटेशन. या ऐसे ही बोल चुका है कि ये एग्जांपल किसका है, सैंपल का. ये बार बार मैं क्यों मार्क करा रहा हूं, क्योंकि ये करेक्ट इनकरेक्ट में आ सकता है, एमसीक्यू में आ सकता है. व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ प्रैक्टिकल लिमिटेशंस, ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशन? क्या है? प्रैक्टिकल सैंपलिंग, ठीक है. मैनेजमेंट में नॉट प्रोवाइड कंप्लीट इंफॉर्मेशन एज रिक्वेस्टेड बाय ऑडिटर. याद आ रहा है? There is no way by which auditor can force management to provide complete information. पकड़ के एकदम बता क्या इंफॉर्मेशन थी कंप्लीट, क्या तुम ये कर सकते हो? नहीं कर सकते, ठीक है. और there is no way by which auditor can force management to provide complete information as may be requested by auditor. In case he is not provided with required information, he can only report it as an example of legal limitation on auditor's ability to obtain audit evidence. ये एग्जाम्पल किसका हो गया? लीगल लिमिटेशन का एग्जाम्पल हो गया. तो मतलब ऐसे यानी बहुत साफ क्लियर कर दिया है कि क्या प्रैक्टिकल का एग्जाम्पल है और क्या लीगल का, और ये हम लोगों ने लिख भी लिया है. The management may consist of dishonest and unscrupulous people, ठीक है, गंदे लोग, ठीक है, and maybe itself involved in fraud. It may be engaged in concealing, छुपाना, fraud by designing sophisticated and carefully organized schemes which may be hard to detect by auditor. It may produce fabricated documents before auditor to lead him
to achieve to believe that audit evidence is valid. However, in reality, such documents could be fake or non-genuine. तुम यहाँ पे स्टैम्प पेपर घोटाला एग्जाम्पल में लिख सकते हो. ठीक है, स्टैम्प पेपर घोटाला. इसमें राइटिंग ऐसा लग रहा है कि राइटिंग अच्छी आती है इस वाले पेन की. ठीक है. We've already discussed under section on scope of audit that an auditor is not an expert in authentication of document. Therefore, he may be led to accept invalid audit evidence on basis of unauthentic documents. It is quite possible that entity may have entered into some transactions with related parties. अच्छा जी, related party के transactions. Such transaction may be only paper transactions and may not have actually occurred. ठीक है. The auditor may not be aware of such related party relationships. ठीक है, वंशावली नहीं है. Or audit procedure may not be able to detect probable wrongdoings in such transactions. Easy language में लिखे जा रहा है ICAI. Audit क्या नहीं है तीसरा वाला? Not in nature of investigation. As already discussed, audit is not an official investigation. Hence, auditor cannot obtain absolute assurance that the financial statement as a whole are free from material misstatement due to fraud या error. ठीक है. फिर timeliness of financial reporting. ये एक. And डिक्रीज, ये डिक्रीज नया नाटक पुराने बच्चे, तुम्हारे लिए वो नया नाटक है. ठीक है, उसके आगे क्या लिख सकते हो? नया नाटक. हाँ, एन एन हम क्या लिखेंगे? नया नाटक है ये, नया नाटक है ये, ताकि एग्जाम में नए नाटकों को हम अलग से देख सकें. डिक्रीज इन, एक काम करो, अगर कोई पुराना बच्चा यहाँ पे बैठा हुआ है ना, पुराना बच्चा मेरे हिसाब से, ठीक है, किसी भी कारण से जिसने पुरानी वाली ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस पढ़ी है, ऑडिटिंग एंड एथिक्स अब वो पढ़ रहा है, सुनो, एक लिस्ट बनाते जाओ. एक अलग से तुम्हारा जो ऑडिट का एक रजिस्टर बनाया है तुम लोगों ने, वहां पे लास्ट में स्टार्ट करो नए नाटक. ठीक है, और सारी चीजें जो नए नए हैं वो पेज वाइज तुम लिखो. जैसे तुम लिखोगे डिक्रीज इन रेलेवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर टाइम. ठीक है, तुम्हारे जो भी नोट्स वोट्स है या आईसीआई का लिख लो. ठीक है, आईसीआई का पेज वहां पे भी तुमने ये मार्क किया, ये नया नाटक, या मेरी बुक जो है आपकी, अगर आपके पास है तो उसमें तुम लोगों ने बुक में मार्क किया है, वो पेज नंबर लिख लो. ठीक है, ताकि एग्जाम में ये जो नए वाली चीजें है ना, और सुनो, सिर्फ पुराने बच्चे क्यों, नए वाले बच्चे भी, तुम लोग के लिए भी तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है. तुम लोग भी ये काम करो कि ये पहले वाले कंटेंट में नहीं था, इस वाले कंटेंट में है, तो इसके आने की संभावना बढ़ जाती है. इनको हम 2 बार 3 बार करके जाएंगे, ये नए नाटकों को हम क्या करके जाएंगे, 2 बार 3 बार. तुम लोग आई डोंट नो हाउ, लेकिन डू सेंड मी ये नए नाटकों की एक फोटो. मेरे को देखना है, एक चैप्टर के बाद तुम मेरे को फोटो भेजोगे, मेरे को चेक कराते रहो यार कि तुम लोगों ने ये काम किया है या नहीं. कमेंट सेक्शन में लिख दो. कमेंट सेक्शन में तुमको पता है ना, तुम फोटो वोटो अपलोड कर सकते हो, वहां डाल दो. ठीक है, उसमें लिख दो कि ये डाउट नहीं है, अंकित सर ने ये मांगा था इसीलिए हम होमवर्क प्रोवाइड कर रहे हैं. कर सकते हो ना ये, ताकि बेचारे जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है, वो नहीं हो जाएगी, अरे ये क्या डाउट आ गया, हमको समझ ही नहीं आया. तो आ जाओ. डिक्रीज in relevance of information over time. The relevance of information decreases over time and auditor cannot verify each and every matter. Therefore, a balance has to be struck between reliability of information, balance, cost of obtaining. ठीक है, एक मिनट. ये ऑडिटर्स तुम लोगों ने बोला नहीं रे मेरे को, रेलेवेंस लिखा है मैंने, वर्ड आना चाहिए था रिलायबिलिटी. जी हाँ, रिलायबिलिटी वर्ड आना चाहिए था, रेलेवेंस नहीं आना चाहिए था. कॉस्ट एंड रिलायबिलिटी पे बैलेंस. Consider, for example, an auditor who is conducting audit of a company since last 2 years. During these 2 years, he has sought detailed information from management of company regarding various matters.
During his third year stint, he chooses to rely upon some information obtained as part of audit procedures of second year. पिछले साल वो कंटिन्यूस वही ऑडिट करे जा रहा है. पिछले साल कोई इंफॉर्मेशन थी जो उसको मिली थी, वो इस साल में उसको यूज करना चाह रहा है. However, it could be possible that something new has happened and that information is not relevant. So the information being relied upon by auditor is not timely and may have lost its reliability. और आखिरी, future events. Future events or conditions may affect the entity adversely. Adverse condition may seriously affect the ability to entity continue its ability to of an entity to continue its business. The business may cease to exist in future due to changes in market condition, emergence of new business models or products, or due to onset of some adverse events. Therefore, it is in the view of above factors that an auditor cannot provide a guarantee that financial statements are free from administration due to fraud and error. Inherent limitations of audit, जो बाप ऑफ ऑल ऐसे जो था उसने बताई है. Inherent limitation. Overall objective of an independent auditor and conduct of an audit in accordance with standards on auditing. The auditor is not expected to, और किसी ने एक्सपेक्ट कर भी लिया तो भी ऑडिटर cannot reduce the audit risk to 0. ये पहला वाला हमारा था. Because there are inherent limitations of an audit. The inherent limitations audit arise from, अरे ये वापस, अच्छा ये ऐसे, this is picked by ICI from SA 200 exactly. मतलब क्या किया ICI कई बार क्या करता है बेटा, एसेज में से उसने वो चीजें बनती है और अपने शब्दों में, अभी जो पहले अपन ने पढ़ा था आईसीआई का मैटर, वो आईसीआई ने अपने शब्दों में लिखा. ये उसने ऐसे को कि तुमको आईसीआई पे शक नहीं हो जाए तो उसने ऐसे को एज इट इज डाल दिया कि यार देखो ये नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, प्रिपरेशन ऑफ एफएस इन्वॉल्व्स जजमेंट बाय मैनेजमेंट, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, देयर आर प्रैक्टिकल लीगल लिमिटेशंस ऑन ऑडिटर्स एबिलिटी टू ऑब्टेन. वापस से वही चीजें चल रही है. फ्रॉड में इन्वॉल्व्स सोफिस्टिकेटेड केयरफुली ऑर्गेनाइज्ड स्कीम्स, ये वही वाली चीजें वापस से चल गई है. चलो, हुआ तुम्हारा, क्या ये चीज हुई, क्या ये चीज, क्योंकि तुम्हारे एग्जाम में पास होने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीजें ही है. क्लियर है? पक्का? ये कुछ कट तो नहीं रहा? थोड़ा सा कट रहा है ना. एक काम होल्ड करो, एक बार मैं थोड़ा सा कैमरे को सेट करता हूँ, शायद थोड़ा सा लास्ट वाला वो कट रहा है ना. तो हो गया ये, अब तुम लोग को प्रॉपर्ली दिख रहा है. नोट्स भी तो खैर प्रॉपर आता ही है तुम्हारे पास. आ जाओ आगे चलते हैं. ये हो गया, नया टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं. अरे आजा, आ गया. क्या है नया टॉपिक? यह है एंगेजमेंट का. वापस से क्या लिखेंगे? नया नाटक. ठीक है, हाँ, नया टॉपिक है. ये टॉपिक पिछले ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस में नहीं था, नई चीज है, आने की उम्मीद तुम लोगों के ज्यादा है. एंगेजमेंट की डेफिनेशन है अरेंजमेंट टू डू समथिंग. एंगेजमेंट का क्या मतलब हुआ कि भैया कुछ भी काम करने के लिए, ठीक है, अरेंजमेंट करते हैं टू डू समथिंग, उसको एंगेजमेंट बोला जाता है. मैंने एक घर बनाना है मेरे को, तो मैंने कॉन्ट्रैक्टर को एंगेज किया कि भाई साहब आओ, हम अग्रीमेंट बना रहे हैं, ठीक है, कि ये काम आप करोगे, इसके इतने इतने कंसिडरेशन होगा. ठीक है, तो एंगेजमेंट का क्या मतलब? कुछ भी काम करने के लिए अरेंजमेंट्स करना. ठीक है, ये एक फॉर्मल अग्रीमेंट होगा बिटवीन. अब ऑडिट एंगेजमेंट्स कैसे होते हैं कि जब भी हम ऑडिट करने जाते हैं, ठीक है, मैनेजमेंट हमको बोलता है भाई साहब हम चाहते हैं कि आप हमारी एंटिटी की ऑडिट करें. मैंने कहा ठीक है सर, हम आपकी ऑडिट एक्सेप्ट भी करते हैं, लेकिन क्या ये वर्बल चल सकता है? नहीं, ये हमेशा रिटर्न चलेगा. क्या इंडिया में वर्बल अग्रीमेंट्स वैलिड है? चलेगा क्या? तुम लोग तो लॉ पढ़ के आए हो फाउंडेशन के अंदर, तुम लोग को तो पता ही होगा. क्या भारत के अंदर वर्बल अग्रीमेंट्स वैलिड है या नहीं? ये तुम मेरे को बताओगे. लेकिन
लेकिन लेकिन अपना जब भी आईसीआई ने भी बहुत क्लैरिफाई कर दिया है, आईसीआई ने क्या बोला है कि हमको तो रिटर्न ही चाहिए, फॉर्मल अग्रीमेंट बनेगा, फॉर्मल मतलब रिटर्न ही चाहिए, ठीक है, बिटवीन ऑडिटर एंड क्लाइंट अंडर विच ऑडिटर अग्रीज टू प्रोवाइड ऑडिटिंग की सर्विस। क्लाइंट जिसने हमको रखा, ये अगर कंपनी है तो कौन हो सकता है ये क्लाइंट, उसके मैनेजमेंट हो सकता है, शेयर होल्डर्स अप्लाई 139(1) सेक्शन जो है शेयर होल्डर अप्रूवल देते हैं, लेकिन नॉन गवर्नमेंट कंपनी है सीएनडीजी होगा, ठीक है, नहीं गवर्नमेंट कंपनी है तो सीएनडीजी होगा। उसके बाद प्रोप्राइटर की अगर ऑडिट कर रहे हैं तो प्रोप्राइटर खुद होगा, पार्टनरशिप की है तो डेजिग्नेटेड पार्टनर होगा, एलएलपी में भी डेजिग्नेटेड पार्टनर होता है, सोसाइटी ट्रस्ट में उसके बीओडी करते हैं, तो अलग अलग एंटिटी हमारी कोई भी क्लाइंट हो सकती है, उनके उनकी जो ऑडिट जो हमको अपॉइंट करता है वो बंदा और हमारे ऑडिटर के बीच में ये एक फॉर्मल अग्रीमेंट होगा, जहां पे ऑडिटर क्या अग्री कर रहा है, ऑडिटिंग सर्विस, और ये फॉर्मल अग्रीमेंट जो होगा वो उसको क्या कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा एंगेजमेंट लेटर। बेटा एमसीक्यू के लिए सवाल आने की संभावना बहुत ज्यादा है, सर इसमें क्या ही डिफिकल्ट है, कुछ नहीं है, हर चीज लाइफ में डिफिकल्ट नहीं होती है, क्या ऐसा है का मेन ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि इस बच्चे को तो फेल करना ही है, ठीक है, इजी भी है, बस कंटेंट ज्यादा है, चीजें इजी हैं। फिर वापस से आईसीआई की बातें कर रहे थे, लो आईसीआई आई गया, आइए आईसीआई की मार्किंग कर लेते हैं अपन लोग। आईसीआई ने क्या बोला कि एंगेजमेंट क्या है, अरेंजमेंट टू डू समथिंग, ये है एंगेजमेंट। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑडिटिंग ये एक फॉर्मल अग्रीमेंट बनेगा, किसमें, ऑडिटर एंड क्लाइंट के बीच में ये फॉर्मल अग्रीमेंट बनेगा, जहां पे ऑडिटर अग्री करेगा, प्रोवाइड ऑडिटिंग सर्विस प्रोवाइड करेगा, इट टेक्स शेप, और इसको इस ये अग्रीमेंट क्या होगा, ये फॉर्मल अग्रीमेंट क्या होगा, ये फॉर्मल अग्रीमेंट एंगेजमेंट लेटर होगा। क्लियर है, इसमें क्लियर करने का था ही नहीं। नेक्स्ट, एक्सटर्नल ऑडिट एंगेजमेंट, रीजनेबल अश्योरेंस एंगेजमेंट, दो तरीके का ऑडिट, एक्सटर्नल ऑडिट एंड रीजनेबल अश्योरेंस एंगेजमेंट। तो पर्पस, enhance the degree of confidence of the intended user of financial statement। ऑडिट ये हमने फर्स्ट में भी, फर्स्ट एक काम करो, फर्स्ट वाली स्लाइड तुम्हारे पास है क्या, फर्स्ट लेक्चर जब हमने किया था वहां पे वो बिजनेस कॉम्प्लेक्स लिखा है और ठीक है कई चीजें लिखी है, वहां पे रिलायंस कॉन्फिडेंस ये वर्ड के आगे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, एक बार आ जाओ ना यार फर्स्ट वाला, जल्दी से जल्दी 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 जल्दी, ठीक है, चेक करो वहां पे रिलायंस कॉन्फिडेंस लिखा है, और वहां पे यही बात मैंने आपको बताई थी कि यार ऑडिट से क्या फायदा होता है, जो भी इंटेंडेड यूजर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, ठीक है, अब तो पता लग ही गया होगा कौन कौन है, तो जो भी इंटेंडेड यूजर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उनका भरोसा बढ़ता है, तो इनहांस द डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ द इंटेंडेड यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लो आईसीआई आ गया, मैं कह रहा हूं अब बच्चा टॉपिक्स चल रहे हैं, ये बड़े टॉपिक्स जो एग्जाम में आने के बड़े थे वो कई एक लेवल पे हो गए, अब आगे वापस से आएंगे। सो द पर्पस ऑफ एक्सटर्नल ऑडिट एंगेजमेंट इज टू, पर्पस कीवर्ड क्या है, पर्पस, ये किसके लिए आ सकता है, करेक्ट इनकरेक्ट के लिए, ठीक है, पर्पस ऑफ एक्सटर्नल ऑडिट एंगेजमेंट करके वो कुछ और पर्पस लिख दे, ठीक है, जनरली मैं होता तो मैं ये करता कि एक्सटर्नल ऑडिट एंगेजमेंट का पर्पस और फिर मैं कुछ भी लिख देता, कुछ भी, तुमको ये याद रखना पड़ेगा क्योंकि रीजन में तुमको ये लिखना है कि एक्सटर्नल ऑडिट एंगेजमेंट का पर्पस क्या है, इनहांस, और ये है आंसर, इनहांस द डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस, किसका, जो भी इंटेंडेड यूजर ऑफ एफएस है, सच एंगेजमेंट्स आर आल्सो रीजनेबल, इसीलिए मैंने टॉपिक के अंदर एक्सटर्नल ऑडिट एंगेजमेंट और रीजनेबल ऑडिट एंगेजमेंट, ये दूसरा एक नाम हो गया, अनदर नेम फॉर द सेम टॉपिक, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया companies are required to get their annual accounts audited by an external auditor. Even non-corporate entities may choose to have their accounts audited by an external auditor because benefits of such an audit. तो audit के सर कुछ benefit होते हैं, अच्छा जी, audit के क्या होते हैं, benefit होते हैं, क्या benefit है, सुनो कीवर्ड, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है बेटा 3 या 4 नंबर का,
क्या क्या बेनिफिट्स, ये देखो यहाँ पे तुमको दिख रहे हैं, ठीक है। अगर 3 नंबर का आएगा ना 6 पॉइंट लिखने पड़ेंगे, 4 नंबर का आया 4 पॉइंट चल जाएगा, 3 नंबर का आया, क्योंकि ऐसा क्या बोलता है ये, हम बहुत टाइम से पूछ रहे हैं बच्चे से, ठीक है। अच्छा, इससे पहले वाले पे मैंने एन लगा दिया था क्या? नहीं, ये भी नया नाटक है। बेनिफिट्स, ऑडिट, वाई ऑडिट इज नीडेड, बेनिफिट क्या है ऑडिट का, कि ठीक है कंपनी के लिए तो ऑडिट फायदेमंद भी है और लीगल भी जरूरत है। जो कंपनियां नहीं है, जिनके लिए ऑडिट कंपलसरी नहीं है, उनको क्या फायदा। अब ये टॉपिक पिछले टॉपिक में पिछली बार भी था, तो ये नया नाटक नहीं है। कि ऑडिटेड अकाउंट से क्या फायदा मिलेगा सर? हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन मिलेगी, जिससे कॉन्फिडेंस मिलेगा, अल्टीमेटली तो यही चाहिए, कॉन्फिडेंस इंटेंडेड यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चाहिए। शेयर होल्डर्स का इंटरेस्ट सेफगार्ड रहेगा, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट रहेंगे तो शेयर होल्डर को भी लगेगा हाँ यार मैनेजमेंट हमारे साथ धोखा नहीं कर रहा है। मॉरल चेक ऑन एम्प्लॉय रहेगा, एम्प्लॉय को पता अच्छा ऑडिटर आने वाला है, चलो यार गड़बड़ नहीं करते हैं, मैनेजमेंट से तो हम बच गए, ये ऑडिटर बहुत दुष्ट आदमी है, इसको गड़बड़ पता लग गई तो नौकरी चली जाएगी। हेल्पफुल फॉर गवर्नमेंट इन डिटरमाइनिंग टैक्स लायबिलिटीज, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं तो टैक्स ऑफिसर भी 2 बार सोचता है, यार एक सीए ने साइन किया है, मैं एक बार वापस से चेक कर लेता हूँ कहीं मैं ही गलत तो नहीं हूं। लेकिन अनऑडिटेड जाते हैं, हो गया स्क्रूटनी में डाल है भाई, ठीक है, कौन सी ऑडिट करवा रखी है, भिड़ लेंगे अपन बाद में। रिलाइड अपॉन बैंक्स एंड लेंडर्स, रिलाइड क्या, आजकल इनफैक्ट मैं बता रहा हूँ, हम लोग तो क्योंकि फर्म वगैरह चलाते हैं बेटा, क्लाइंट्स को लोन चाहिए होता है, वो क्लाइंट जिनके लिए ऑडिट कंपलसरी भी नहीं है, अगर वो बैंक में जाता है, बैंक बोलता है सर इसकी ऑडिट करवा के लाइए, हम बोलते हैं अगर क्लाइंट को कि सर ऑडिट की आपकी जरूरत ही नहीं है, बैंक बोलता है यार हम लोन नहीं दे रहे, क्योंकि बैंक को भी एक बहुत बड़ा एक अश्योरेंस मिलता है कि हाँ ऑडिटेड है, एक लेवल पे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने इसकी जिम्मेदारी ले ली है। डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड एरर तो हो ही जाएगा। रिव्यू ऑफ एग्जिस्टेंस एंड ऑपरेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल, की जो कंट्रोल मैनेजमेंट ने लगाए हैं ताकि बिजनेस ऑडिट के रिस्क नहीं, उनके बिजनेस के रिस्क कम हो जाए, क्या वो कंट्रोल आज भी एग्जिस्ट कर रहे हैं और वो चल भी रहे हैं क्या? ठीक है, हमारी बिल्डिंग का एग्जांपल देता हूं, हमने बिल्डिंग में चोरी चकारी रोकने के लिए कैमरे लगाए, ठीक है। एक कैमरा मैंने बाहर की तरफ लगाया, पता नहीं किसने वहां पे एक पत्थर वत्थर मार दिया, वो कैमरा ऐसे टूट गया, ठीक है। अब यार मैं उसको ठीक भी नहीं करा रहा कि यार कैमरा ऊपर है, एक कैमरे के लिए मैं बुलाऊंगा आदमी को, ठीक है, वो 1000-2000 रुपए लेके चला जाएगा, मरने दो। यही एक कंपनी में होगा तो ऑडिटर ऐसी चीजों को चेक करता है कि जो कंपनी ने इंटरनल कंट्रोल लगाए हैं वो एग्जिस्ट भी करते हैं क्या, ठीक है, झूठे तो नहीं बोल दिए कि हमने ये किया है वो किया है, और वो चालू भी है या नहीं। लेकिन फिर इसके बारे में अपन आगे डिटेल में बात करने वाले हैं बेटा। लर्न एनी 6, 6 पॉइंट याद करने पड़ेंगे, क्योंकि 3 नंबर के लिए आया तो 6 लिखने पड़ेंगे। और पुराना टॉपिक है, जब भी टॉपिक पुराना होगा ऐसा है बोलता है यार ये बच्चे, ऐसा को ऐसा लगता है पता ही नहीं क्यों, कि जो बच्चा अटेम्प्ट एग्जाम में दे रहा है ना, वो बच्चा है ना कई बार या तो अटेम्प्ट देके आ चुका है, या उसने पास्ट पेपर्स सारे के सारे पढ़ लिए हैं, या वो ऐसे टीचर से पढ़ रहा है जो उसको बता सके कि ये पुराना टॉपिक है। ऐसा है कि मन में ऐसा ने साफ साफ एग्जामिनर को बोला है, और वो बोलते हैं हेड एग्जामिनर्स कि यार ये वाला क्वेश्चन तो बहुत बार आया हुआ है, बच्चे को आना चाहिए, ये साफ लैंग्वेज रहती है आईसीआई के हेड एग्जामिनर्स की। तो आपको 6 पॉइंट 7 के साथ करने की जरूरत नहीं है, 6 पॉइंट तो आपको लर्न करने पड़ेंगे, नोट्स लिखने पड़ेंगे, लिख लो, ये तो इजी सा है यार, इसके तो नोट्स बनाओ अपने आप। सो ऑडिटेड अकाउंट्स प्रोवाइड हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन, एमसीक्यू के लिए है ये। इट गिव्स कॉन्फिडेंस टू द यूजर, ये बार बार पढ़ लिया, ऑन विच दे आर रिलाइंग, ये आई से है तो लिखते हैं हम पहले कि ये सर हम क्या कर रहे हैं, ICAI। On which they are relying is qualitative and is of outcome, is the outcome of an exercise carried out by following auditing standards recognized globally. In case of companies, shareholders may or may not be involved in the daily affairs of the company. हर shareholder, ठीक है, मोटा अंबानी थोड़ी है बेटा, ठीक है, कि वो शेयर होल्डर भी मेजर है, उसके अलावा एंटिटी में वो एंगेज भी रहते हैं। कुछ रतन टाटा भी हो सकते हैं जो शेयर होल्डर हैं, मोटे शेयर होल्डर हैं, लेकिन डे टू डे एक्टिविटीज में एंगेज्ड नहीं है। The financial statements are prepared by management consisting of directors. As shareholders are owners of the company, they need an independent mechanism so that financial information is qualitative and is reliable. Hence, their interest is safeguarded by an audit. तो शेयर होल्डर के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करना है, ठीक है, किसके, शेयर होल्डर के,
इतनी सी बात है जिसको इतनी कहानी पे लिखा है, अपन ने एक लाइन में लिख दिया, शेयर होल्डर के इंटरेस्ट को सेफ गार्ड कर लेंगे। द ऑडिट एन ऑडिट एक्ट्स एज अ मॉरल चेक ऑन एम्प्लॉइज फ्रॉम कमिटिंग फ्रॉड्स फॉर द फियर ऑफ बीइंग डिस्कवर्ड बाय ऑडिट। हेल्पफुल टू गवर्नमेंट अथॉरिटीज, किस काम के लिए? टैक्स लायबिलिटीज के लिए। Financial statement relied upon by lender banker for making their credit decisions, that is whether to lend or not to lend to a particular entity. Detect fraud and error or both. Review or existence and operations of controls. ये internal control की बात हो रही है, operating in an entity, hence it is useful for pointing out deficiency कि कहाँ कौन सा internal control काम सही से नहीं कर रहा। क्लियर है? सारे बेनिफिट्स डन है। फिर ये बच्चा बच्चा टॉपिक्स चल रहे हैं, बच्चा बच्चा टॉपिक्स। तो ऑडिट क्या है? मैंडेटरी और वॉलेंटरी भैया कंपनीज के लिए, ठीक है। अब यार इसको तुम नया नाटक लिख तो लो, लेकिन ये बच्चा नाटक है, ये बच्चा नाटक है कि कंपनीज के लिए तो मैंडेटरी है, ठीक है। कंपनीज एक्ट 2013 वाली जो भी कंपनीज है, कंपनी हो तो ऑडिट करवानी पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो। जी हाँ, तुम अगर नहीं भी चालू हो तो भी ऑडिट करवानी पड़ेगी। लेकिन एंटिटीज, कुछ एंटिटीज ऐसा होता है जिनका टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट एज पर इनकम टैक्स, क्या तुम लोग को पता है ये थ्रेशोल्ड लिमिट कितने की है कि ऑडिट करवानी कंपलसरी होगी? ऐसी एंटिटी जो कंपनी नहीं है लेकिन इनकम टैक्स की क्या लिमिट है? क्या तुम लोगों ने पीजीबीपी पढ़ा है क्या? पीजीबीपी बोलते हो शायद तुम लोग उसको, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, ऐसा ही करके कुछ है ना। तो उसमें कितनी लिमिट है जब ऑडिट कंपलसरी होती है कि उसके नीचे आपका अगर टर्नओवर है तो ऑडिट नहीं करानी पड़ेगी? देखें बच्चे को आता है क्या। एन ऑर्गेनाइजेशन रिसीविंग, रिवीविंग, रिवीविंग नहीं 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 नहीं, रिवीविंग नहीं है ये, रिवीविंग नहीं है ये है रिसीविंग, ये है बच्चे को क्या ही पता लगेगा, इतने सफाई से उड़ाते हैं हम, ठीक है। सर अभी लिखोगे भी तो? हाँ हाँ लिखेंगे ना। ठीक है, अब बच्चे को नहीं पता लगेगा, है ना। एंटिटी, जिस भी एंटिटी को, ये इनफैक्ट मैं आपको आगे के चैप्टर में पढ़ाऊंगा कि गवर्नमेंट की, जब मैं ऑडिट के बारे में आपको पढ़ाऊंगा तो मैं ये भी बताऊंगा वो एंटिटी जिससे गवर्नमेंट को कोई अनुदान मिला है, ठीक है, कोई पैसा मिला है, तो उस एंटिटी की भी ऑडिट होनी जरूरी होती है। तो इनके लिए, किस किस के लिए कंपलसरी? कंपनी के लिए, ऐसी एंटिटीज जिसका थ्रेशोल्ड लिमिट के ऊपर चला गया एज पर इनकम टैक्स एक्ट, और जहां पे भी गवर्नमेंट से रिसीव हो रहा है, कोई भी ग्रांट वगैरह रिसीव हो रहा है। 3 नंबर के लिए सवाल बन सकता है, भगवान करे बन जाए तो बच्चा भयंकर भयंकर खुश हो जाए कि ये तो फ्री के नंबर आ गए हैं। इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑडिट इज ऑलवेज लीगली मैंडेटरी, देयर आर एंटिटीज, कंपनीज कंपल्सरी, ठीक है, टू गेट देयर अकाउंट्स ऑडिटेड अंडर लॉ। इवन नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज में भी कंपल्सरी हो सकता है नॉन कॉर्पोरेट के लिए टैक्स लॉज के अंदर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया एवरी पर्सन इज रिक्वायर्ड टू गेट देयर अकाउंट्स ऑडिटेड इफ turnover plus certain, चलो पूरा नहीं लिखा, certain threshold under income tax act. It is also possible that entities like schools may be required to get their accounts audited for the purpose of obtaining grants and assistance government, जिसको भी मिल रहा है, नॉट जरूरी, मतलब जरूरी नहीं है कि सिर्फ स्कूल्स कॉलेजेस को मिलता है, और भी एनजीओज वगैरह होते हैं जिनको ग्रांट मिलता है। Audit is not always mandatory. Many entities may get their accounts audited voluntarily because of benefits from the process of audit. Many such concerns have their internal rules requiring audit due to advantages flowing from an audit. ठीक है, ये तो बकवास है। कौन करता है ऑडिटर अपॉइंट?
भैया कौन करता है? ऑडिटर अपॉइंट। तो भैया जनरली तो ओनर करते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल या गवर्नमेंट अथॉरिटीज में लॉ रेगुलेशन बताता है ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा। कंपनीज जो नॉन गवर्नमेंट है उसमें शेयर होल्डर्स एजीएम पे करते हैं, ये तुम लोग को पता ही है, पता है क्या? 139(1) में शेयर होल्डर करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट में सी एंड एजी करता है, ये तुम लोग को पता है क्या? ये मैं फर्स्ट ऑडिटर की बात नहीं कर रहा। तुमको सेक्शंस वगैरह याद रहते ही नहीं होंगे, ठीक है। और फर्म्स में पार्टनर्स करते हैं। क्या बकवास बकवास टॉपिक है सर, आपको तो सभी बकवास लगता है। हाँ रे, और मैं चाहता हूँ ऐसे ऐसे, ये अरे ये नया नाटक था, ये भी पहले नहीं था, ये भी नया नाटक है, पहले नहीं। तो जनरली 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 ओनर्स अपॉइंट करते हैं। सम केसेस में कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट अथॉरिटीज में लॉ रेगुलेशन बताते हैं कौन अपॉइंट करेगा। कंपनीज में मेंबर शेयर होल्डर्स एजीएम में करते हैं, ठीक है। शेयर होल्डर्स आर ओनर्स ऑफ द कंपनी, ठीक है। हाउएवर गवर्नमेंट कंपनीज में सी एंड एजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया करता है, इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है। फर्म में पार्टनर्स अपॉइंट करते हैं। There may be situation in which auditor may be appointed by a government authority in accordance with some laws regulation, for example बकवास। तुम लोग को क्या करना है? ये कर लिया, यहाँ पे आईसीआई पे जाने की भी जरूरत नहीं होती है बेटा, ये पढ़ लिया यहीं पे काम खत्म हो जाता है। To whom report is submitted, किसको सबमिट करोगे? रिपोर्ट सबमिटेड रिटर्न में होनी चाहिए, जिसने भी आपका अपॉइंटमेंट किया है, जिसने भी आपका अपॉइंटमेंट किया है, रिपोर्ट भी तो उसी को दोगे, और किसको रिपोर्ट दोगे? जिसने आपको अपॉइंट किया है। हाँ, ये फालतूगिरी है ना, पहले नहीं थी, ठीक है, पहले एक लाइन में करते थे, अब इसको टॉपिक बनाया गया है, ठीक है। वैल्यू देख रहे हो तुम इस चीज की? आ जाओ, ऐसे ऐसे आया है, ऐसे आया है। क्या कहना चाह रहा है भैया? सबसे पहले द आउटकम ऑफ एन ऑडिट रिटर्न ऑडिट रिपोर्ट होगी, ठीक है, वर्बल नहीं चल सकती। इन विच ऑडिटर एक्सप्रेस एन ओपिनियन, द रिपोर्ट इज सबमिटेड टू द पर्सन मेकिंग, जिसने भी अपॉइंटमेंट सबमिटेड, जिसने भी अपॉइंटमेंट किया है। इन केस ऑफ कंपनी शेयर होल्डर है, इन केस ऑफ अ फर्म पार्टनर है। ये बात हमने पिछले टॉपिक में पढ़ ली। वी शैल नाउ डिस्कस अंडरस्टैंडिंग reached so far from a case study involving discussion among students regarding nature, scope, limitation, benefit of auditing and other matter। अब भैया केस स्टडी है, मैंने हटा दी, वो तुमको पढ़ो पढ़ो नहीं पढ़ो नहीं पढ़ो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो पुराने टॉपिक आप लोगों ने अभी अभी मेरे साथ पढ़े थे उनके उनके हिसाब से ये केस स्टडी बनाई गई है। चलो नया टॉपिक, ये भी नया नाटक है, पहले नहीं था। मीनिंग ऑफ अश्योरेंस एंगेजमेंट, देखो पहले सब्जेक्ट का नाम ही था क्या? ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस। अब ऑडिटिंग एंड एथिक्स हो गया है, तो इनको शायद गिल्ट फीलिंग आ गया होगा कि यार हमने अश्योरेंस तो हटा ही दिया। पहले भी अश्योरेंस के बारे में कुछ नहीं था, लेकिन शायद अभी गिल्ट फीलिंग के कारण इन्होंने अश्योरेंस को यहां पे डाला है कि यार ये अश्योरेंस एंगेजमेंट क्या होते हैं, क्या ये ऑडिट से अलग होते हैं, क्या ऑडिटर ही ये अश्योरेंस का काम भी करता है? अश्योरेंस का मतलब क्या है? तो सुनो, प्रैक्टिशनर्स एक्सप्रेसेस द कंक्लूजन अबाउट द आउटकम ऑफ outcome designed to enhance the degree of confidence of the intended user of other than the responsible party। अच्छा अच्छा, आउटकम ऑफ इवैल्यूएशन और मेजरमेंट ऑफ अ सब्जेक्ट मैटर अगेंस्ट क्राइटेरिया। ये थोड़ा इधर उधर हो गया है, चलो कोई बात नहीं है, इधर उधर हो गया तो भी कोई बात नहीं है। सुनो, एक कोई भी प्रैक्टिशनर है, ये ऑडिटर भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक प्रैक्टिस, वो सीए प्रैक्टिस कर रहा है ना, वो प्रैक्टिशनर है। तो प्रैक्टिशनर क्या करता है? इवैल्यूएशन करता है, मेजरमेंट करता है कोई भी सब्जेक्ट मैटर का। कैसे? क्राइटेरिया। जैसे आज मैं अगर ऑडिट कर रहा हूं तो मेरे लिए क्राइटेरिया
स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग में लिखे गए हैं, उसके हिसाब से मैं चेक करता हूँ ऑडिट में कि चीजें वैसी हुई है। मैं अगर सिर्फ एक अकाउंटर, मैं सीए हूँ लेकिन मैं ऑडिटर नहीं हूँ, मैं अकाउंट्स बना रहा हूँ किसी कंपनी के, मैं अकाउंट्स बना रहा हूँ, प्रिपेयर कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं मन मर्जी से नहीं कर सकता। मेरे लिए क्राइटेरिया क्या है? मेरे लिए क्राइटेरिया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जनरली अकाउंट एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, एप्लीकेबल एफआरएफ, कुछ भी है, उसके हिसाब से अकाउंट्स बनाने हैं या नहीं है। मैं विदेश में कोई सर्विसेज, मैं टैक्स भर रहा हूं, तो मैं मन से कुछ भी टैक्स भर सकता हूं क्या बेटा? नहीं, इनकम टैक्स लॉज मेरे लिए क्राइटेरिया है जिसके हिसाब से मैं ये टैक्स भर रहा हूं। तो इवैल्यूएशन, मेजरमेंट ऑफ अ सब्जेक्ट मैटर अगेंस्ट क्राइटेरिया, ये हम काम करते हैं। तो प्रैक्टिशनर एक्सप्रेस कर रहा है कंक्लूजन अबाउट आउटकम, इससे जो भी यूजर है उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ, जो चीज जैसी होनी चाहिए थी वो चीज वैसी ही हुई है क्या नहीं। प्रैक्टिशनर अपनी ओपिनियन देता है अबाउट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ड्यू टू विच यूजर मेक कॉन्फिडेंट डिसीजन नोइंग वेल द चांस ऑफ इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन इज जीरो। जीरो नहीं, रिस्क जीरो हो जाएगा। सीए ने साइन मार दिया तो अब रिस्क जीरो हो जाएगा? रिस्क जीरो नहीं होगा, डिमिनिश, रिड्यूस हो जाएगा। ऐसे आ गया। तो अश्योरेंस एंगेजमेंट का क्या मतलब है? जहां पे प्रैक्टिशनर है ना, एक्सप्रेसेस द कंक्लूजन, कंक्लूजन दे रहा है कि चीजें सही चल रही है, गलत चल रही है, जिससे क्या होगा? इनहांस होगा डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस किसका? वो इंटेंडेड यूजर, ठीक है, अदर देन रिस्पॉन्सिबल पार्टी अबाउट द आउटकम ऑफ इवैल्यूएशन, measurement, subject matter against criteria. It means practitioner gives an opinion about specific information due to which user of information are able to make confident decision knowing well कि अब गलत इंफॉर्मेशन के चांसेस क्या है? डिमिनिश्ड है। क्या है? डिमिनिश्ड है, नॉट जीरो। लिख लेना बेटा, जीरो नहीं है, ठीक है, कम है, जीरो नहीं है। नेक्स्ट, न्यू टॉपिक, न्यू टॉपिक, न्यू टॉपिक, नया नाटक। तो रिलेशन क्या है? एलिमेंट्स ऑफ अश्योरेंस एंगेजमेंट, क्या क्या रिलेशन है? रिलेशन देखते हैं बेटा। प्रैक्टिशनर के साथ भी रिलेशन है, रिस्पॉन्सिबल पार्टी के साथ भी रिलेशन है, ठीक है, यहां पे रिलेशन नहीं आना चाहिए था, ठीक है, इंटेंडेड यूजर आना चाहिए था। बच्चे को क्या ही पता चलेगा, बच्चे को क्या ही पता चलेगा, ही। तो क्या रिलेशन है प्रैक्टिशनर का, रिस्पॉन्सिबल पार्टी का और इंटेंडेड यूजर का? तो प्रैक्टिशनर प्रोवाइड्स अश्योरेंस एंड ब्रॉडर देन ऑडिटर। क्यों भाई? अश्योरेंस एंगेजमेंट क्या ऑडिट से ज्यादा बड़ी है? ये तो रिलेशन क्या है? प्रैक्टिशनर एक तो अश्योरेंस दे रहा है, ऑडिट से ज्यादा है, क्योंकि ऑडिट हमेशा हिस्टोरिकल चीजों की होती है, लेकिन अश्योरेंस हिस्टोरिकल और प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों का होता है। ऑडिट के बारे में बात बेटा याद है ना, जो बीत गया, ये बात बोली थी, जो बीत गया है ऑडिट उसकी होती है, ये सिर्फ ऑडिट है। लेकिन अश्योरेंस बीत गया उसका भी आप अश्योरेंस दे सकते हो, जो चल रहा है उसका भी अश्योरेंस, और फ्यूचर के लिए भी। मैं तुम लोग को एक एग्जांपल देता हूं, जैसे लोन वाला ही मैं एग्जांपल देता हूं। जब भी हम किसी कंपनी के लिए एक पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं, लोन वोन के लिए बैंक में हम देते हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में देते हैं, तो हमें एक प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी देना होता है, प्रोजेक्टेड कैश फ्लो स्टेटमेंट भी देना होता है। उसमें क्या होता है कि सर जो हो गया है वो तो ठीक है, आगे एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट या एज अ अश्योरेंस एंगेजमेंट पर्सन आपको क्या लगता है आगे इस एंटिटी का क्या कैश फ्लो रहना चाहिए, स्टेटमेंट्स कैसे होने चाहिए? ये प्रोजेक्शन हम अपनी बुद्धि से बनाते हैं, इसके मोटे पैसे मिलते हैं, सच्चे बता रहा हूं, इसके बहुत, जो हो गया वो तो ठीक है, जो आगे हम सोच रहे हैं, हमको
कई सारे माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स, पास्ट इवेंट्स, इंडस्ट्री इवेंट्स, कई चीज की जानकारियां लेके हम ये प्रोजेक्शन करते हैं। हमारा प्रोजेक्शन गलत हो सकता है, और हम जितने ज्यादा सटीक होंगे हमारी वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। तो हम कोशिश करते हैं सटीक हो, हम पैसे भी उसके हिसाब से लेते हैं। तो अश्योरेंस हिस्टोरिकल का भी हो सकता है, प्रेजेंट एंड फ्यूचर का, लेकिन ऑडिट हमेशा 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 पहले की होगी, ये बात ध्यान रखेंगे। रिस्पॉन्सिबल पार्टी के साथ क्या रिश्ता है? रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, और इंटेंडेड यूजर, पर्सन फॉर whom रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड। एप्रोप्रिएट सब्जेक्ट मैटर इंफॉर्मेशन टू बी एग्जामिन्ड बाय द प्रैक्टिशनर, कि क्या क्या है वो पूरे इंफॉर्मेशन को चेक करेगा। सुटेबल क्राइटेरिया, अगेंस्ट क्राइटेरिया हम चेक करते हैं। तो क्राइटेरिया हमारे लिए क्या हो जाते हैं? बेंचमार्क्स हो जाते हैं कि ये काम ऐसे होना है। AS2 में वैल्यूएशन ऐसे होनी है, AS3 में कैश फ्लो स्टेटमेंट ऐसे बनना है, AS10 में PPE के बारे में ये करना है, AS17 में सेगमेंट इंफॉर्मेशन ऐसे करना है, EPS ऐसे कैलकुलेट करना है, एम्प्लॉय बेनिफिट AS15 में ऐसे करना। ये क्राइटेरिया फिक्स्ड है ना, तो हमको क्या है, ये हमारे लिए क्या है, ये क्राइटेरिया बेंचमार्क्स है, इसके अगेंस्ट हम चेक करते हैं। तो सुटेबल क्राइटेरिया user to evaluate the subject matter against standards, guidance, laws, regulations and rules and regulations. हमेशा हमें एविडेंस कैसे चाहिए बेटा? ये वर्ड आते हैं sufficient and appropriate। sufficient मतलब कितने एविडेंस चाहिए, क्वांटिटी के बारे में बात कर रहा है, और appropriate मतलब क्वालिटी की बात कर रहा है। ठीक है, एविडेंस हमें अच्छी क्वांटिटी में भी चाहिए और उनकी क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। इसमें फिर डिटेल में आगे के चैप्टर्स में बात करेंगे। देन कंक्लूजन, देन ओपिनियन। ये वाली कहानी याद है तुम लोग को कि हम ऑडिट प्रोसीजर लगाते हैं, ऑडिट प्रोसीजर लगा के हम कोशिश करते हैं हमें सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिले। हर एविडेंस हमें कंक्लूजन देगा, सारे कंक्लूजन्स को इकट्ठा करके हम इवैल्यूएशन करते हैं, उस इवैल्यूएशन के बेसिस पे हम ओपिनियन फॉर्म करते हैं। क्या ये बातें तुम्हें याद है? क्या ये शायद फर्स्ट लेक्चर में थी क्या? देखना, चेक करना। फिर रिटर्न अश्योरेंस रिपोर्ट होगी, क्योंकि और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जब भी कोई भी ओपिनियन देगा, चाहे अश्योरेंस का हो चाहे ऑडिट का हो, वो हमेशा रिटर्न ही देगा इन एप्रोप्रिएट फॉर्मेट। आउटकम ऑफ एन अश्योरेंस एंगेजमेंट। बकवास चल रहा है, बस खत्म है। अश्योरेंस के बारे में चीजें हो गई, आओ इसको अपन ऐसे ऐसे मार्क कर लेते हैं। चलिए, ऐसे लिखा नहीं तो एलिमेंट्स ऑफ अश्योरेंस एंगेजमेंट, फॉलोइंग एलिमेंट्स। अब सुनो, कीवर्ड कीवर्ड कीवर्ड, अगर एग्जाम में यह आता है तो ये एलिमेंट वर्ड लिखा हुआ रहेगा। तो एलिमेंट्स कंप्राइज ऑफ एन अश्योरेंस एंगेजमेंट। सबसे पहले थ्री पार्टीज, कौन कौन से हैं? थ्री पार्टी रिलेशनशिप, जिसमें एक तो प्रैक्टिशनर है, एक रिस्पॉन्सिबल पार्टी है, और एक जो तुमको क्या ही पता लगा, इंटेंडेड यूजर है। एन अश्योरेंस एंगेजमेंट इन्वॉल्व्स अबव सेड थ्री पार्टीज। अ प्रैक्टिशनर पर्सन, वो है प्रैक्टिशनर कौन है? जो प्रोवाइड करता है अश्योरेंस। द टर्म प्रैक्टिशनर इज ब्रॉडर देन ऑडिटर। ये बन सकता है करेक्ट इनकरेक्ट का सवाल कि ब्रॉडर देन ऑडिटर है। ऑडिट सिर्फ हिस्टोरिकल की होती है, जबकि प्रैक्टिस अश्योरेंस जो है सिर्फ हिस्टोरिकल की ही जरूरत नहीं हो, ये प्रेजेंट और फ्यूचर की भी हो सकती है। अ रिस्पॉन्सिबल पार्टी इज द पार्टी responsible for preparation of subject matter. Intended user are the persons for whom an assurance report is prepared. These persons may use the report in making decisions. फिर subject matter, tax laws, guidance, accounting standards, standards on audit, कुछ भी. It refers to the information to be examined by the practitioners. For example, financial information contained in financial statement while conducting an audit of financial statement. फिर suitable criteria, these refer to benchmarks. ये benchmarks क्या हो सकते हैं? Standards, guidance, laws, rules, regulations. Evidence हमेशा कैसे चाहिए? Sufficient, appropriate चाहिए, जिसमें sufficient the evidence, conclusions, हाँ ठीक है. The practitioner performs an assurance engagement to obtain sufficient appropriate evidence. It is on the basis of evidence that conclusions are arrived and opinion is formed. ये कहानी तुम्हें पता ही है. Sufficient का मतलब क्वांटिटी से है, एप्रोप्रिएटनेस का मतलब क्वालिटी से है। ये करेक्ट इनकरेक्ट में आया हुआ भी है, वापस भी आ सकता है। वन एविडेंस में बी प्रोवाइडिंग मोर कंफर्ट टू ऑडिटर देन अदर एविडेंस।
The evidence providing more comfort is qualitative, therefore appropriate. Evidence should be both sufficient and appropriate. और जब भी रिपोर्ट दी जाएगी वो रिटर्न अश्योरेंस रिपोर्ट दी जाएगी जिसका फॉर्मेट भी सही होना चाहिए. A written report is provided containing conclusions that conveys the assurance about the subject matter. A written assurance report is the outcome of an assurance engagement. खत्म. अब क्या एक चार्टर्ड अकाउंटेंट सर ऑडिट तो करता ही है, ऑडिट के अलावा क्या एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अश्योरेंस करता है? जी हाँ करता है. अश्योरेंस एंगेजमेंट्स भी होते हैं, तुमको पता है. इसके अलावा भी कोई काम करता है क्या सर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट? हाँ सर बहुत काम करते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट. एक और काम आ गया है रिव्यू. रिव्यू का क्या मतलब होता है पढ़ने से पहले ही बता देता हूं कि सर हमने ऊपर ऊपर से चीजें देख ली, हम ऑडिटर नहीं है, हम अकाउंटेंट भी नहीं है, हम शायद उनके बीच में कहीं आ जाते हैं. कंपनी के अकाउंटेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना दिए, ठीक है. अब कंपनी का ऑडिटर उनको ऑडिट करना चाहिए, लेकिन कई बार कंपनी क्या करती है, अकाउंटेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना दिए, उसके बाद पहले ऑडिटर को नहीं बुलाती, पहले एक रिव्यूअर अपॉइंट करती है. जनरली वो भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ही होता है कि सर सुनो ऑडिटर के आने से पहले है ना एक बार आप आ जाओ, एक बार आप ऊपर ऊपर से सारी चीजें रिव्यू कर लो ताकि हम ऑडिटर आके हमारी बैंड नहीं बजाते जाए, ये गलत कर दिया वो गलत कर दिया, तुम्हें बुद्धि नहीं है. ऑडिटर ऐसे बैंड नहीं बजाए, तो एक रिव्यूअर बीच में आ सकता है. तो ऑडिट और रिव्यू के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं? नया टॉपिक है बेटा, आने की संभावना मेरे को, पुराने अभी जो गए वो तो बकवास थे, ये मेरे को थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी लग रहा है, तो स्टार भी ये डिजर्व करता है. मेरे को लगता है कि एग्जाम में ये आ सकता है. ऑडिट में हमें क्या मिलता है भैया? रीजनेबल अश्योरेंस मिलता है, लेकिन रिव्यू में लिमिटेड अश्योरेंस का काम है. याद रखना पहला डिफरेंस. रीजनेबल, रीजनेबल यानी हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस है, लेकिन यहाँ पे आपको बोला गया है ना कि सर सुनो ज्यादा बुद्धि आप मत लगाओ, आपको जो काम के लिए रिव्यूअर आपको जिस काम के लिए रखा है आप बस इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिव्यू करो, आप इधर उधर की इंफॉर्मेशन लेने की जरूरत नहीं है, इंटरनल कंट्रोल वगैरह देखने की आपको जरूरत नहीं है, वो ऑडिटर देख लेगा. आपको इस काम के लिए रखा है, मतलब उसका उसका जो एंगेजमेंट है वो एक लिमिटेड एंगेजमेंट है, वेयर एज ऑडिटर का जो एंगेजमेंट है वो रीजनेबल, जो एक हाई लेवल ऑफ एंगेजमेंट होता है. यहाँ पे ऑब्वियसली जब एंगेजमेंट हायर है तो अश्योरेंस भी ज्यादा मिलेगा, यहाँ पे लोअर लेवल ऑफ अश्योरेंस मिलेगा. ज्यादा हथियार ऑडिट के हमको ऑडिट में यूज करने होते हैं, लेकिन यहां पे काइंड ऑफ ऑडिट ही है, लेकिन आप ऑडिटर नहीं हो तो थोड़े कम हथियार आप यूज करते हो. स्कोप ऑफ कंक्लूजन यहाँ पे ज्यादा रहता है, लेकिन यहाँ पे आपको काम ही लिमिटेड दिया, तेरे को सिर्फ ट्रेडिंग के लिए रख रहा हूं, ठीक है. कंपनियां करती है अलग अलग सेगमेंट के लिए अलग अलग रिव्यूअर करती है, ताकि कंप्लीट इंफॉर्मेशन मार्केट में पहले से नहीं चल जाए. देखो कंपनी के लिए क्या होता है, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो होते हैं ना, लिस्टेड कंपनीज की मैं बात कर रहा हूँ, कि उनके इंफॉर्मेशन बहुत सीक्रेट होते हैं. अगर ऑडिटर को तो चलो बता देंगे कॉन्फिडेंशियल है, उसको पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पहले से ही पता है कि क्या होने वाला है कंपनी के शेयर में, लेकिन अगर हमने बाहर से इंडिपेंडेंट ऐसे रिव्यूअर्स रखे हैं तो हमारी ऑडिट होने से पहले ही हमारी जानकारियां मार्केट में हो जाएगी, शेयर मार्केट में फ्लक्चुएशंस पहले ही आ जाएंगे, लीक हो जाता है इंफॉर्मेशन. इसीलिए कंपनियां क्या करती है, अलग अलग चीज के लिए, तेरे को सिर्फ ट्रेडिंग के लिए रख रहा हूं, तेरे को सिर्फ P&L के लिए रख रहा हूं, तेरे को सिर्फ बैलेंस शीट के लिए रख रहा हूं, इंपॉर्टेंट चीजें रिडैक्ट कर देती है कि ये तेरे को नहीं दिखेगा, ठीक है. प्रॉफिट्स रिडैक्ट कर देती है, रिडैक्ट करना मतलब उसमें काला काला कर देती है, तेरे को नहीं दिखेगा, तू बस बाकी चीजें चेक कर. तो ऑब्वियसली उनका लिमिटेड कंक्लूजन होगा, वो सारी चीजें चेक नहीं कर सकते. लेकिन चाहे ऑडिट हो चाहे रिव्यू हो, both are related to financial statement prepared on the basis of historical financial information. आओ इसी चीज को ICI से करते हैं. So we have learned that audit is a reasonable assurance. Audit क्या है? Reasonable assurance है engagement. It provides reasonable assurance. However, review limited assurance है, lower level of assurance देता है than audit. Further, fewer procedure है review के अंदर, मतलब audit में ज्यादा procedure है, and gather sufficient appropriate audit evidence based on which limited conclusion मिल जाता है. लेकिन both audit and review हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे होता है. ICI ने इसको पैराग्राफ दे दिया, मैंने तुम्हारे थोड़ी सी मदद हो जाए तो ये कंपैरिजन ऐसे दे दिया है, ये याद कर लो, फुल नंबर आ जाएंगे आप लोगों के. फिर सर नया टॉपिक, नया 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 टॉपिक. सर आज कितने टॉपिक कराओगे, थक गए हम. चलो ठीक है, एक दो टॉपिक और करा देता हूँ. फिर ये चिल्लर चिल्लर टॉपिक चल रहे हैं ना यार, इसमें जहां टॉपिक में देखो बेटा जरूरत है तो मैं पूरा टाइम भी ले रहा हूं. तुम लोगों ने देखा ही, टुडे इज द थर्ड लेक्चर राइट,
तुम लोगों ने देखा पूरा टाइम भी लेते, लेकिन जहां जरूरत नहीं है वहां पे क्यों टाइम लगाना, ठीक है। जहां पे सिर्फ ये नोट्स करके तुमको, मैं आईसेक क्यों करा रहा हूं यहाँ पे, ताकि तुमको कॉन्फिडेंस आ जाए। सिर्फ नोट्स तुम लोग करते जाओ, यहाँ पे लिखते जाओ, जहां पे सिर्फ नोट्स से काम हो जाएगा ना, तो लिखते जाओ ओनली रीड दिस, ठीक है, ओनली रीड दिस, ताकि एग्जाम में आप ये और वहां पे नहीं जाओ जहां पे अभी पुराने टॉपिक थे, ये जो छोटे वाले टॉपिक्स थे ना, ठीक है, जैसे ये टॉपिक हो गया, वो कौन ऑडिटर अपॉइंट करेगा और वो सब रिपोर्ट किसको सबमिट होगी, ये वाले टॉपिक जो है ना बकवास टॉपिक है, उनको सिर्फ तुम नोट से कर सकते हो, आईसीआई में जाने की जरूरत नहीं है। तो टॉपिक है रीजनेबल अश्योरेंस एंगेजमेंट वर्सेस लिमिटेड अश्योरेंस एंगेजमेंट, ठीक है, राय लाई, ठीक है, रीजनेबल अश्योरेंस, लिमिटेड अश्योरेंस, ऑडिट रीजनेबल अश्योरेंस, ठीक है, रिव्यू लिमिटेड अश्योरेंस। क्या तुम्हें समझ में आया? पक्का? ठीक है। बेसिस सबसे पहले फर्स्ट आया हमारा बेसिस लेवल पे, रीजनेबल अश्योरेंस लेवल हायर होगा, लिमिटेड अश्योरेंस लेवल नीचे होगा, ये तो पिछले टॉपिक से ही आ गया। ऑडिट प्रोसीजर, सर इसमें हम ज्यादा करेंगे, ठीक है, एक्सटेंसिव एलाबोरेट ऑडिट प्रोसीजर लगाएंगे, इसमें सर कम लगाएंगे, ठीक है। कंक्लूजन, ऑब्वियसली नाम में रीजनेबल है तो रीजनेबल आएगा, नाम में लिमिटेड है तो लिमिटेड आएगा। एग्जाम्पल ऑडिट, एग्जाम्पल रिव्यू, क्या बकवास है, क्या बकवास है, लेकिन है तो है। अपने को नंबर से मतलब है, 4 नंबर के लिए शानदार सवाल बन सकता है, क्योंकि 4 नंबर में 8 पॉइंट इनको बहुत आराम से मिल सकते हैं। और जी हाँ, जी हाँ, आईसीआई 1 नंबर इसका देगा, ये लिखना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। समझ में आया? तुमने अगर ये वाला टॉपिक कर लिया तो वो क्या दूसरा वाला टॉपिक अपने आप हो जाता है। लिख लो इस बात को भी, तुम इस बात को भी लिखो कि इफ यू हैव लर्न द प्रीवियस टॉपिक दिस इज ऑलरेडी डन। तो अगर नहीं किया होगा ना तो पीछे जाके कर लोगे पहले। बकवास बकवास बकवास। मैंने एन लगा दिया था न्यू, हाँ लगा दिया था। ये आई से आए, ठीक है, वही आईसीआई ने ऐसे दे दिया है, मैंने तुम लोगों को थोड़ा सा हेल्प हो जाए तो इस तरीके से दे दिया है। So as already discussed, assurance engagement provide assurance to a user difference of degree. The difference is of degree. Reasonable assurance engagement, reasonable assurance, higher level. Limited assurance, lower level. ठीक है? Then audit. It is only a moderate level of assurance. अच्छा, ये लो, ये तुमको ICAI ने भी थोड़ा सा यहाँ पे दे दिया। Reasonable assurance, high level, lower level. Elaborate extensive procedures, fewer procedures. Reasonable conclusion, ठीक है, limited conclusion. Audit engagement example, review engagement example. Clear? Besides reasonable assurance engagements and limited assurance engagement, there is another kind of assurance which is related to matters other than historical financial information. Such an assurance may relate to prospective financial information, यानी prospective यानी future. Future. मैंने तुमको एग्जांपल दिया था प्रोजेक्टेड कैश फ्लो, and not to historical financial information. It may relate to providing assurance on internal controls in an entity. Prospective financial information का क्या मतलब है? Financial information based on assumptions about events that may occur in future and possible actions by an entity. It can be in the form of a forecast or projection or combination of both. It is to be noted that such type of assurance engagement examination is not of historical financial information. Projected है तो historical कैसे ही होगा यार? ये चार्ट है ना, ओह आईसीआई पहले आ गया इसमें, चलो कोई बात नहीं, ये यहाँ पे है, ये आखिरी टॉपिक आज करेंगे। तो वही ऑडिट एंड रिव्यू, ऑडिट हिस्टोरिकल, ऑडिट एंड रिव्यू दोनों हिस्टोरिकल का होता है, लेकिन प्रोस्पेक्टिव not historical, ठीक है, generally on internal control of an entity based on assumptions about event that may occur in future and possible action by entity in the form of forecast and projection. ये वाला चार्ट पहले आना चाहिए था, है ना? ठीक है। ऑडिट एंड रिव्यू वर्सेस
प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो भैया एक में आप ऑब्टेन कर रहे हो, obtain sufficient appropriate audit evidence about management's assumption not unreasonable, financial information properly prepared, presented and disclosed, ये हम करते हैं, moderate level of assurance मिलता है, auditor not in position to express an opinion, results will be shown, results shown will be achieved। लेकिन यहाँ पे report nothing has come to practitioners attention to suggest that these assumptions do not provide a reasonable basis of for the projection। अब ये वाली चीजें क्या है, अरे रुको इसको न्यू न्यू तो मैंने किया नहीं, इसको ये आपको ऐसे ऐसे यहां से समझ में आएगा, एंड दैट विल बी द लास्ट थिंग जो आज हम करेंगे। सर आज बहुत ही करा दिया, हाँ अरे आज मेरे को ही लग रहा है, ठीक है यहीं से, हाँ यहीं से। Here it is important to note that difference between historical financial information and prospective financial information. Historical relates to information expressed in financial terms of an entity about economic events, condition and circumstances occurring in past period. The latter, जो prospective financial information है, ये based on assumptions about occurrence of future events and possible actions by an entity. Therefore, historical financial information is rooted in the past event which have already occurred, whereas prospective financial information relates to future events. In assurance report involving prospective yani future financial information, practitioner obtains sufficient appropriate audit evidence to affect the management assumption on which prospective financial information is based are not unreasonable। जो assumption लिए हैं वो assumptions unreasonable, future prospective के लिए जो management ने assumption लिए हैं वो assumption अनरीजनेबल तो नहीं है, ये ऑडिटर चेक करेगा। इस बात को मैं यहां पे, क्योंकि उतना क्लियर शायद नहीं है तो यहां पे लिख देता हूं, क्या करेगा प्रैक्टिशनर प्रोस्पेक्टिव, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल यानी प्रोस्पेक्टिव यानी फ्यूचर में जो भी प्रैक्टिशनर है, जो भी ये काम कर रहा है, वो सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस गैदर करेगा किस बात का, कि मैनेजमेंट ने जो अजम्पशंस अज्यूम किए हैं वो अजम्पशंस सही है या नहीं। ठीक है, ये चीज फ्यूचर है, फ्यूचर को आपको अज्यूम करना पड़ेगा, अजम्पशन लेने पड़ेंगे, ये ऐसे होगा ये वैसे होगा, क्या ये अजम्पशन सही है या नहीं, ये चीज चेक की जाती है। यहाँ पे ये ही पूरा यहाँ पे बोला गया है। Prospective financial information relates to future events, while evidence may be available to support the assumption on which the prospective financial information is based. Such evidence is itself generally future oriented. The auditor is therefore not in a position to express an opinion as to whether the results shown in the prospective
विल बी अचीव्ड। कि रिजल्ट प्रोस्पेक्टिव है यार, फ्यूचर है, किसको पता है? ये तुमको पता है क्या तुम्हारा रिजल्ट क्या आने वाला है? नहीं सर। ठीक है, जनरली जो एविडेंस है कि सर मेरा पेपर ऐसा गया था, मेरे इतने नंबर आने की उम्मीद है, ये जनरली फ्यूचर ओरिएंटेड एविडेंस तुम्हारे पास है। Therefore, in such assurance engagement, practitioner provides a report assuring that nothing has come to practitioner's attention. ये लाइन लिखनी होती है कि हमारे अटेंशन में ऐसा कुछ नहीं आया that to suggest that ये assumptions do not provide, ये उल्टा चलते हैं। हमारे अटेंशन में ऐसा आया है कि सब कुछ अचीव हो जाएगा, हम ऐसा नहीं लिखते। देखो, एक पॉजिटिव नोट होता है लिखने का, एक नेगेटिव नोट। यहाँ पे नेगेटिव नोट है। पॉजिटिव नोट क्या होगा कि हमें ऐसा हमें जो भी चीजें पता लगी उससे ऐसा लगता है कि assumptions अचीव हो जाएंगे, ये पॉजिटिव नोट है कि एविडेंस जो मिला है उससे हो जाएगा। ठीक है, आप अश्योरेंस दे रहे हो। यहाँ पे हम उल्टा चलते हैं कि हमें ऐसा कुछ नहीं मिला जो हमें ये बताए कि ऐसा नहीं होगा। सर एक ही तो बात है, नहीं बेटा, बहुत है। एक आपको बोले तू पक्का पास हो जाएगा, ठीक है, हमें ऐसा लग रहा है कि तू पास हो जाएगा, ये पॉजिटिव नोट है। हमें ऐसा कुछ नहीं लग रहा जो ये सजेस्ट करे कि तू पास नहीं हो पाएगा, है? पहले वाले में ज्यादा खुश होगे, दूसरे वाले में हाँ ओके ठीक है, ओके ये आया, यही डिफरेंस है यहाँ पे। ये वाला एग्जांपल सही गया। A reasonable basis for the projection. Hence, such type of assurance engagement provides only moderate level of assurance. Clear है? तो बेटा आज के लिए ये एग्जाम्पल्स आप लोग ये नॉर्मल आईसीआई में दिए हुए हैं, ये आप चेक कर लोगे। अश्योरेंस एंगेजमेंट, रीजनेबल अश्योरेंस एंगेजमेंट होता है ऑडिट में, लिमिटेड अश्योरेंस रिव्यू में। अश्योरेंस एंगेजमेंट डीलिंग विद मैटर्स अदर देन हिस्ट्री, यानी फ्यूचर की ये बात कर रहा है, ये फ्यूचर की बात कर रहा है। तो एग्जामिनेशन ऑफ प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन लाइक फोरकास्ट और अजम्पशन रिगार्डिंग ऑपरेशंस एंड कंट्रोल, इतना ही करेंगे। कल जब हम मिलेंगे, मोस्टली वो हमारा चैप्टर 1 का आखिरी लेक्चर होगा, प्लस कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी मैं आप लोग के लिए लेके आऊंगा जिसको हम डिस्कस करने ही वाले हैं। तो ये वाली चीजें हम कल करेंगे। लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर का, अपन चैप्टर खत्म कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही। Thank you so much. I'll see you guys in the next lecture, which will be the last lecture for this chapter. Bye bye. Take care. अब हाँ बैठ सकते हो, अब तुम लोग बैठ सकते हो। हैं सर हम पहले ही बैठ गए थे, खड़े हो रहना था। ठीक है, मैं भी तो इतनी देर खड़ा हूं ना तुम्हारे लिए, तुम भी खड़े रहो वहां पे और लिखते रहो प्लीज। जो नोट्स मैंने अभी हाथ से नहीं बनाए, मैं चाहूंगा उनको अभी इस चैप्टर ये लेक्चर के बाद ही एक बार दो बार रीड करके हाथ से बना लो। वो हाथ वाले नोट्स तुम्हारी कॉपी में होने चाहिए, नए वाले जो मेरे टॉपिक्स हैं उनको अलग से मार्किंग चाहिए। थैंक यू सो मच, वेटिंग फॉर द पिक्चर्स। बाय बाय।